स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी नोवेल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। 11 कड़वे ताने। आरती जब ईशानी को लेकर टीचर्स ऑफिस में पहुंची तो उसने देखा कि वहां बस एक ही शख्स मौजूद था। उस शख्स को देखकर आरती थोड़ी हैरान थी, मगर फिर भी उसने दरवाजा खटखटाते हुए पूछा, क्या मिस्टर मेहता यहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ये सवाल सुनकर कंप्यूटर के पीछे अपनी चेयर पर बैठे उस शख्स ने अपना सर उठाया और आरती की तरफ देखा। आरती उसका चेहरा देखकर काफी हैरान थी। वो लड़का काफी यंग था, दिखने में मुश्किल से 20 या 21 साल का लग रहा था, और तो और वो काफी हैंडसम और यूथफुल भी था। वो लड़का एक टीचर कम और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ज्यादा लग रहा था। वो इस वक्त अपने मोबाइल फोन पर कोई गेम खेल रहा था। उसने जल्दी से अपना गेम खत्म किया और ऑफिस एंट्रेंस पर खड़ी आरती और ईशानी को देखते हुए बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मैसेज भेजी है ना? हेलो, नाइस टू मीट यू। मैं आरव से हूं। मेहता सर एक मीटिंग के लिए गए हुए हैं, इसलिए इस वक्त मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आरव रुका और ईशानी को देखने लगा तो ईशानी ने उससे कहा, हेलो आरव सर, मैं ईशानी शर्मा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट में लेने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आरव ने अपने ड्रावर से एक टेस्ट पेपर और आंसर शीट निकाली और उसे सामने टेबल पर रखते हुए बोला, तुम वो सामने वाली चेयर पर बैठकर भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर सकती हो। इस क्वेश्चन पेपर में सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस है। ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसका टोटल स्कोर 300 मार्क्स का है। तुम्हें बस इस टेस्ट में पास होना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईशानी सामने रखी चेयर पर बैठ गई और उस क्वेश्चन पेपर को देखने लगी। उस पेपर को पढ़ने के बाद उसने अपनी एक आईब्रो उचकाई और अचानक ही उसके होठों पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल तैर गई। अपनी पिछली जिंदगी में हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से ईशानी बाकी बच्चों के मुकाबले 1 महीना लेट स्कूल गई थी। उस वक्त उसके एंट्रेंस टेस्ट का इंचार्ज ये शख्स आरव सिंह नहीं बल्कि कोई और था, और उसे एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था वो भी ये नहीं था। जाहिर सी बात थी कि उसे पिछले जन्म में जो पेपर दिया गया था वो इस पेपर के मुकाबले ज्यादा इजी था, मगर ये पेपर भी ईशानी के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं था। ईशानी ने अपना पेन उठाया और चुपचाप अपना पेपर लिखने लगी। आरव उसके सामने बैठा उस पर नजर रखने के साथ साथ अपने मोबाइल पर गेम भी खेल रहा था। आरती ने सोचा कि वो ईशानी का टेस्ट खत्म होने तक उसके साथ ही रुकेगी, मगर तभी उसे एक अर्जेंट कॉल आया और वो टीचर्स ऑफिस से उठकर बाहर चली गई। करीब 1.5 घंटे बाद ईशानी ने अपना पेन नीचे रखा और एक आखिरी बार अपने लिखे हुए आंसर्स चेक करने लगी। ये टेस्ट थोड़ा टफ था, इसलिए ईशानी को ज्यादा वक्त लग गया, मगर उसने आसानी से इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। उसने अपनी आंसर शीट आरव की तरफ बढ़ाई और उससे कहा, मेरा टेस्ट हो गया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरव चौंक गया और हैरान होकर ईशानी को देखने लगा। इस लड़की ने इतनी जल्दी अपना टेस्ट कंप्लीट भी कर लिया। एक नॉर्मल स्टूडेंट को भी ये टेस्ट कंप्लीट करने में करीब 3 घंटे का वक्त लगता है, मगर ईशानी ने तो आधे वक्त में ही टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। आरव ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ईशानी की तरफ देखा और उससे बोला, नॉट बैड, तुम काफी तेज हो। अपनी आंसर शीट यहाँ रख दो, मैं इस गेम का एक राउंड पूरा करने के बाद तुम्हारा पेपर चेक कर दूंगा। इतना कहकर वो दोबारा अपने गेम में बिजी हो गया। उसकी उंगलियां बहुत ही तेजी से फोन पर चल रही थी। ये नज़ारा देखकर ईशानी हैरान थी। क्या ये शख्स सचमुच एक टीचर था? उसे शक था इस बात पर। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी आंसर शीट आरव के सामने डेस्क पर रख दी और फिर वहां से बाहर चली गई। ईशानी को वॉशरूम जाना था, इसलिए पहले उसने आरव से परमिशन मांगी और फिर टीचर्स ऑफिस से बाहर निकल गई। ईशानी सीढ़ियों पर खड़ी थी, तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने देखा? ये वही लड़की है ना? मैंने सुना है इसके डैड एक मर्डर है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईशानी रुकी और मुड़कर उस आवाज की तरफ देखने लगी। ये ब्रेक का टाइम था, इसलिए कई स्टूडेंट कॉरिडोर में खड़े होकर ईशानी के पीठ पीछे उसके बारे में बातें कर रहे थे। मगर जब उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने ईशानी के खूबसूरत से चेहरे को देखा तो वो सभी एक पल के लिए खामोश हो गए। लड़कियों में से एक ने ईशानी को देखकर मुंह बना लिया। उसकी आंखों में ईशानी के लिए नफरत नजर आ रही थी। मुझे सच में साक्षी पर तरस आता है। उसे अब एक मर्डर की बेटी के साथ रहना होगा, और क्या पता, ये ईशानी भी फ्यूचर में अपने डैड के नक्शे कदम पर ही चलें। उस लड़की ने अपनी आंखों में तिरस्कार लिए ईशानी को देखते हुए कहा। उसने अपनी आवाज बिल्कुल नहीं दबाई और उसका बोला गया हर एक शब्द ईशानी ने साफ साफ सुन लिया था। जाहिर सी बात थी कि उस लड़की ने ऐसा जानबूझकर किया था। उस लड़की की बात सुनकर एक और लड़की बोल पड़ी, उसके डैड ने किसी को मार दिया। ओह गॉड, क्या होगा अगर ये आगे चलकर अपने डैड की तरह मर्डर बन जाएगी? उद्धरण चिन्ह। तुमन ठीक कहा, मैं एक ऐसी लड़की के साथ एक ही क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। एक तीसरी लड़की ने कहा।
सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया था। जरूर इसके पिता ने या इसने ही उन्हें घर छोड़कर जाने पर मजबूर किया होगा। उद्धरण चिन्ह। हो तो क्या हुआ अगर उसे बेदी फैमिली का सपोर्ट मिल गया, रहेगी तो वो एक हत्यारे की ही बेटी ना। उद्धरण चिन्ह। ऐसी कई दिल को दुखाने वाली बातें ईशानी के कानों में पड़ने लगी, जिसकी वजह से उसका सर दर्द से फटने लगा। इन कठोर शब्दों ने उसे अपना बचपन याद दिया। वो काफी प्रेशर और ऐसे ही कड़वे तीनों को सुनकर ही बड़ी हुई थी। चैप्टर 12, जीनियस स्टूडेंट। ईशानी ने आरती की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो बस अपने भावहीन चेहरे के साथ उस डरी हुई लड़की का आंसुओं से भिगा चेहरा देखती रही। ईशानी की आंखें इस वक्त बेहद कोल्ड और निर्दयता से भरी हुई थी। माफी मांगो, ईशानी ने बेहद सर्द आवाज में कहा। वो लड़की अंदर तक डर चुकी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहकर उसके चेहरे को भिगो रहे थे। उसने अपनी सहमी हुई नजरों से ईशानी को देखा और अपने थरथराते हुए होठों से बोली, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि इन लोगों को उसके बैकग्राउंड के बारे में पहले से पता चल चुका था। भले ही ईशानी का अभी तक ऑफिशियल तौर पर स्कूल में एडमिशन नहीं किया गया था, लेकिन जब साक्षी की बात आती थी तो स्कूल के ये स्टूडेंट उसकी मदद करने के लिए और ईशानी के बारे में खबर फैलाने में सबसे आगे थे। ईशानी को डर था कि ये तो बस शुरुआत थी। इन मददगार स्टूडेंट्स की कतार में अभी बहुत से स्टूडेंट्स लाइन में लगे हुए थे, जो उसे नीचा दिखाकर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार बैठे थे। अगर ईशानी आज शांत रहकर सब कुछ चुपचाप सुन लेती तो ये सिलसिला शायद कभी रुकने वाला नहीं था। ईशानी ने उस लड़की को देखा और बेहद शांति से बोली, मुझे लगता है कि तुम में इतने बेसिक मैनर्स तो होने ही चाहिए कि तुम्हें कब कहाँ क्या बोलना है और क्या नहीं ये पता हो। ये सुनकर वो लड़की डरते हुए जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाने लगी। उस लड़की को शायद अब अपना सबक मिल चुका था, इसलिए ईशानी ने उसे छोड़ दिया। वो लड़की इतनी घबरा चुकी थी कि उसके पैरों में जान तक नहीं बची थी और वो लड़खड़ाते हुए नीचे जमीन पर बैठ गई। ईशानी ने अपनी जैकेट साफ की और फिर आरती की तरफ मुड़कर बेहद शांति से उसे देखते हुए बोली, मैं बस अपने कुछ न्यू क्लासमेट्स को हेलो कह रही थी। उसके इतना कहते ही पूरे कॉरिडोर में एक अजीब सी शांति छा गई। मिस्टर मेहता और आरती को ईशानी की बात सुनकर ये समझ ही नहीं आया कि वो इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि ईशानी ने कैसे उस बेचारी लड़की को रेलिंग से लटका दिया था, और वो अब उनके मुंह पर उन्हीं से झूठ बोल रही थी कि वो अपने नए क्लासमेट्स को सिर्फ हेलो कह रही है। या तो वो उन्हें अंधा समझती थी या फिर बेवकूफ। उद्धरण चिन्ह। आरती ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भिचल ली और ईशानी से कहा, तुम अपना टेस्ट छोड़कर यहाँ बाहर घूम रही हो और तो और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मारा पिटी भी कर रही हो। तुम्हें ऑफिस से बाहर आने की इजाजत किसने दी? आरती आज ईशानी की वजह से मिस्टर मेहता के सामने काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। ईशानी ये सुनकर तुरंत बोल पड़ी, मैंने अपना टेस्ट पहले ही कंप्लीट कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। टेस्ट कंप्लीट कर लिया है? क्या टेस्ट कंप्लीट करने से उसका मतलब ये था कि वो ब्लैंक आंसर शीट सबमिट करके आए हैं? उद्धरण चिन्ह। स्टूडेंट्स एडमिशन ऑफिस के हेड मिस्टर मेहता अपने सख्त चेहरे के साथ आगे बढ़े और फिर ईशानी को देखते हुए आरती से बोले, मिसेस बेदी, आई एम सॉरी बट मुझे नहीं लगता कि हम अब ईशानी को मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में एडमिशन दे सकते हैं। आप इसे वापस ले जाए प्लीज। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को अभी तक ऑफिशियली स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिला है और उसने पहले ही दिन एक स्टूडेंट को रेलिंग से नीचे धकेलने की कोशिश की है, और अगर ये सब देखने के बाद भी हमने उसे स्कूल में एडमिशन दे दिया तो पता नहीं वो आगे चलकर और कौन कौन सी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करेगी। उद्धरण चिन्ह। बेदी परिवार चाहे कितना भी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, मगर अब ईशानी का एडमिशन मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में होना मुमकिन नहीं था। मिस्टर मेहता की बातें सुनकर आरती अब परेशान हो चुकी थी। ईशानी के लिए पहले ही मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में एडमिशन लेना मुश्किल था, मगर उसने अपनी हरकतों से अब इसे नामुमकिन बना दिया था, और अगर ईशानी को मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो बात बेदी परिवार की रेप्यूटेशन पर भी आ सकती थी। मिस्टर मेहता। आरती कुछ कहना चाहती थी मगर उसे एहसास हुआ कि ईशानी की गई इस शर्मनाक हरकत की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ईशानी के कोल्ड और एक्सप्रेशनले चेहरे को देखकर एक पल के लिए तो आरती खुद भी डर गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की ईशानी उसकी अपनी बेटी थी। उद्धरण चिन्ह। आखिर उसने एक ऐसी यूजलेस और बदतमीज लड़की को जन्म कैसे दे दिया था? उद्धरण चिन्ह। आरती को देखकर मिस्टर मेहता तुरंत अपना सर नामे हिलाते हुए बोले, मिसेस बेदी, मुझे डर है कि हम आपकी बेटी को यहाँ एडमिशन नहीं दे सकते, वी आर सॉरी। उद्धरण चिन्ह। उनके इतना कहते ही एडमिशन ऑफिस का दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ खुला और आरव भागते हुए ऑफिस से बाहर आया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। ईशानी। ईशानी।
उद्धरण चिन्ह। वो उसका नाम पुकारते हुए ईशानी के पास आया और उससे माफी मांगते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें गलती से गलत क्वेश्चन पेपर दे दिया था। तुम। वो अभी अपनी बात कह ही रहा होता है कि तभी उसने महसूस किया कि उस कॉरिडोर का माहौल थोड़ा अजीब था। आरव रुका और फिर मिस्टर मेहता को अपनी सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, यहाँ क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मेहता ने ये सुनकर अपना सर ना में हिलाया और आरव से बोले, तुम अब गलत पेपर के बारे में भूल जाओ, क्योंकि हम अब ईशानी को इस स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या, पर क्यों? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आरव लगभग चिढ़ते हुए बोला। मगर इससे पहले कि मिस्टर मेहता कुछ कह पाते, आरव ने ईशानी का टेस्ट पेपर उनके हाथ में थमा दिया। वो इस वक्त काफी एक्साइटेड लग रहा था और अपनी एक्साइटमेंट को वो चाहकर भी छुपा नहीं पा रहा था। सर, ये देखिए, ये मेरी टॉपर बैच का पिछले साल का मॉक टेस्ट पेपर है और ईशानी ने साइंस, बायोलॉजी और यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी फुल मार्क्स को किए हैं और उसने ये पूरा पेपर सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा किया है। आरव ने एक्साइटेड होते हुए कहा। आरव के इतना कहते ही पूरे कॉरिडोर में एक बार फिर एक अजीब सी शांति छा गई। मिस्टर मेहता ने ये सुनकर अपनी भौहें चढ़ा ली। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े उस टेस्ट पेपर को देखा और धीरे धीरे उनके गुस्से भरे एक्सप्रेशंस हैरानी में बदल गए। मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के 12th स्टैंडर्ड में साइंस डिपार्टमेंट की कुल मिलाकर टोटल 12 क्लासेस थी और मेरिट बैच को पूरे साइंस डिपार्टमेंट की सबसे बेस्ट क्लास माना जाता था, क्योंकि उस क्लास के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते थे। स्कूल मेरिट क्लास के बच्चों पर बहुत मेहनत करती थी। उनके लिए मंथली मॉक टेस्ट का इंतजाम करवाया गया था। उन मॉक टेस्ट का लेवल काफी हाई होता था, जो मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के सीनियर और सबसे बेस्ट टीचर्स मेरिट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पर्सनली सेट करते थे। मिस्टर मेहता के हाथ में इस वक्त जो पेपर था वो हाल ही में हुए मेरिट बैच के आखिरी मॉक टेस्ट का पेपर था और ये जनरल साइज का पेपर था। मिस्टर मेहता जानते थे कि ये पेपर काफी डिफिकल्ट था। इनफैक्ट इस टेस्ट में टॉप करने वाले स्टूडेंट को भी सिर्फ टोटल 291 मार्क्स ही मिले थे। मगर ईशानी ने इस टेस्ट में पूरे 300 मार्क्स को किए थे। मिस्टर मेहता ने अपनी शक भरी नजरों से एक बार ईशानी को देखा और फिर उस पेपर को दोबारा देखने लगे। ईशानी ने पेपर काफी साफ सुथरे तरीके से लिखा था और उसकी हैंडराइटिंग भी काफी अच्छी थी। ईशानी का पेपर देखने के बाद मिस्टर मेहता एक बार फिर आरव से बोले, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ईशानी ने फुल मार्क्स को किए हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरव हल्का सा चिढ़ते हुए बोला, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? उद्धरण चिन्ह। वो आखिर उस पर शक कैसे कर सकते थे? उद्धरण चिन्ह। आरव अपना गेम खत्म कर ईशानी का पेपर चेक करने ही जा रहा था जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने ईशानी को गलती से गलत क्वेश्चन पेपर दे दिया था और ईशानी ने भी बिना किसी शिकायत के उस पेपर को 1.5 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व भी कर दिया। उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि ईशानी के सारे जवाब बिल्कुल सही थे। उसने पूरे पेपर को दोबारा चेक किया मगर वो फिर भी ईशानी के पेपर में एक भी गलती नहीं ढूंढ पाया था। आरव इस बात को सोचकर ही एक्साइटेड हो गया कि फाइनली इस स्कूल में एक सुपर जीनियस स्टूडेंट एडमिशन लेने वाली है। इसलिए तो वो ईशानी को ढूंढता हुआ ऑफिस से भागा भागा बाहर आया था, मगर यहाँ आकर उसने सुना कि मिस्टर मेहता ने ईशानी को एडमिशन देने से मना कर दिया था। ईशानी को एडमिशन ना देना, ये आरव के लिए एक घटिया मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं था। भला ऐसी कौन सी स्कूल होगी जो ईशानी जैसी जीनियस को एडमिशन नहीं देना चाहेगी? मिस्टर मेहता, एक बार फिर सोच लीजिए, ईशानी सच में बहुत स्मार्ट है, क्या आप वाकई उसे एडमिशन नहीं देना चाहते हैं? आरव ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए पूछा। मिस्टर मेहता ये सुनकर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस चुके थे और उनकी पकड़ ईशानी के टेस्ट पेपर पर कस चुकी थी। इस मॉकअप टेस्ट पेपर को मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के इंटरनल टीचिंग पैनल के टीचर्स ने सेट किया था और इसे अभी तक इस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया था, तो फिर ईशानी जैसी ट्रांसफर स्टूडेंट के पास इस पेपर के पहले से होने का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब साफ था कि ईशानी ने कोई भी चिटिंग नहीं की थी, उसने ये टेस्ट अपने दम पर पास किया था। अगर अब मिस्टर मेहता उसे एडमिशन देने से मना करते हैं तो मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल ईशानी जैसी जीनियस स्टूडेंट को खो देगा। हालांकि जो हरकत ईशानी ने थोड़ी देर पहले की थी उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। एक बात तो क्लियर थी कि ईशानी ने अपनी ही क्लासमेट को धमकाने की कोशिश की थी और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा मिस्टर मेहता पहले ही ईशानी का एडमिशन क्लियरली रिजेक्ट कर चुके थे। आरव ने नोटिस किया कि मिस्टर मेहता का ईशानी को एडमिशन ना देने का फैसला उसके टेस्ट पेपर की वजह से कमजोर पड़ रहा था। इसलिए वो तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए बोला, सर, किसी भी बच्चे का इस एज में थोड़ा रेबेलियस होना कॉमन बात है, पर हम बच्चों को प्रॉपर काउंसिलिंग भी तो दे सकते हैं ना। इसके बाद वो ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी आरव का मानना था कि ईशानी कभी भी बिना किसी वजह से किसी भी स्टूडेंट के साथ खुद से झगड़ा शुरू नहीं करेगी। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से ईशानी को ये कदम उठाना पड़ा।
उसे ईशानी पर पूरा भरोसा था। ये सोचते ही आरव ईशानी की तरफ मुड़ा और उससे बोला, ईशानी हम सबको बताओ कि आखिर यहाँ पर असल में हुआ क्या था। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने ये सुनकर बहुत ही शांति के साथ जवाब दिया, ये लोग कह रहे थे कि मेरे डैड एक मर्डर है और इन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं मैं भी उन्हीं की तरह ना बन जाऊं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के इतना कहते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आरव के होठों की मुस्कुराहट भी धीरे धीरे गायब हो गई और वो हैरानी से उन स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगा। उस कॉरिडोर में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, इसलिए आरव जानता था कि ईशानी झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि अगर वो झूठ बोलती तो वो लोग सीसीटीवी फुटेज को चेक कर उसका झूठ पकड़ सकते थे, इसलिए ईशानी ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगी। ईशानी की बात सुनकर वहां मौजूद स्टूडेंट्स ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। आखिरकार मिस्टर मेहता को वहां की सिचुएशन और अपनी गलती दोनों ही रियलाइज हो चुकी थी। मिस्टर मेहता ने कुछ सोचा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बाकी स्टूडेंट्स ने इसे पहले शुरू किया, मगर ईशानी इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इससे तुम्हारी गलती कम हो जाएगी। मैं इस बार तो आप सबको बिना कोई डिमेरिट दिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप सभी सीनियर ईयर के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यहाँ मौजूद हर स्टूडेंट को आज की गई अपनी गलती के बारे में एक 1400 वर्ड्स की अपोलॉजी रिपोर्ट लिखकर कल सुबह मेरे पास लाकर सबमिट करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को वहां से अपनी अपनी क्लास में भेज दिया और आरती से माफी मांगते हुए बोले, मिसेस बेदी आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे सच में बेहद अफसोस है, पर आप फिक्र ना करें, आगे से ऐसा कुछ भी इस स्कूल में दोबारा नहीं होगा और इस बात का मैं खास ख्याल रखूंगा। हम अब से बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके मोरल एजुकेशन पर भी ध्यान देंगे। इतना कहकर वो रुके, फिर एक हल्की मुस्कुराहट के साथ आरती को देखते हुए बोले, वैसे आपने मुझे ईशानी के रिजल्ट्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, आपकी बेटी सच में एक जीनियस है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो हल्की नाराजगी के साथ आरती को देखने लगे, क्योंकि उसने उनसे यहाँ तक कहा थी कि ईशानी एक एवरेज स्टूडेंट है, मगर आज उसका रिजल्ट्स देखकर मिस्टर मेहता को वो कहीं से भी एवरेज तो नहीं लगी। लगता है मिसेस बेदी को अपनी ही बेटी के बारे में थोड़ी गलतफहमी है। 13 फर्स्ट डे इन स्कूल। मिस्टर मेहता की बातें सुनकर आरती खुद हैरान थी, क्योंकि उसे भी अभी तक यही लगता था कि ईशानी एक एवरेज स्टूडेंट है, मगर सच तो उसकी सोच से बिल्कुल उलट था। मर्डर इस शब्द ने आरती के दिल में ईशानी के लिए जो दीवार खड़ी कर दी थी, वो दीवार आज हल्की सी हिलने लगी थी। उसके मन में बहुत अजीब से जज्बात उमड़ रहे थे। आरती को समझ नहीं आ रहा था कि मसूरी में रहकर एवरेज रिजल्ट्स लाने वाली ईशानी अचानक देहरादून आकर टॉपर कैसे बन गई थी। खैर वो अब इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। राहत की बात यह थी कि ईशानी का मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में एडमिशन हो चुका था। आरती ने मिस्टर मेहता के साथ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर वहां से चली गई। मिस्टर मेहता ने भी आरव के साथ ईशानी को उसकी क्लास में भेज दिया। अगली क्लास आरव की ही थी, इसलिए वो ईशानी को सीधा अपनी क्लास की तरफ लेकर बढ़ गया। क्लास 12 सेक्शन ए। क्लासरूम में एक स्टूडेंट भागता हुआ क्लास में वापस आया और हौंकते हुए बोला, गाइस ब्रेकिंग न्यूज, स्टूडेंट एडमिशन ऑफिस के बाहर कुछ स्टूडेंट्स में लड़ाई छिड़ गई है। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के की बात सुनकर उस शांत क्लासरूम में एकदम से कोलाहल मच गया। आखिर किस में इतने गट्स थे जो स्टूडेंट एडमिशन ऑफिस के बाहर लड़ रहा था। वो स्टूडेंट जरूर खुद को डिमेरिट दिलवाने की कोशिश कर रहा होगा, एक स्टूडेंट ने पूछा। वो लड़का जो अभी अभी क्लासरूम में भागता हुआ आया था, उसका नाम कुशल था। कुशल ने खुद को शांत किया और फिर अपनी सीट पर बैठकर पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, मैंने सुना है कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। मैं अभी जब बास्केटबॉल कोर्ट से वापस आ रहा था तब मैंने उसे एक लड़की को रेलिंग से धक्का देते हुए देखा। उस स्टूडेंट ने लगभग उस लड़की को चौथी मंजिल से नीचे ही फेंक दिया था। उद्धरण चिन्ह। ट्रांसफर स्टूडेंट। उद्धरण चिन्ह। उन सभी की क्लास को स्टार्ट हुए लगभग 2 हफ्ता होने को आया था और इस बीच बस एक ही ट्रांसफर स्टूडेंट ने उनकी क्लास में एडमिशन लिया था और वो थी बेदी परिवार की सौतेली बेटी ईशानी। ये सोचते ही सबने एक साथ मुड़कर साक्षी की तरफ देखा तो संजना अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोली, साक्षी उस लड़की ने आते ही स्कूल में लड़ाई शुरू कर दी। उद्धरण चिन्ह। साक्षी जो कि अपने डेस्क के नीचे बने ड्रावर से अपनी बुक निकाल रही थी, संजना की बात सुनकर एक पल के लिए रुकी और फिर अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर संजना तुरंत बोल पड़ी, मुझे लगा ही था, मेरा मतलब है कि वो जिस तरह के माहौल में पली बड़ी है, उससे भला और क्या उम्मीद की जा सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि वहां मसूरी में भी वो लड़की खुद को अक्सर ऐसे झगड़ों में फंसाती रहती होगी। पता नहीं उस डाउन मार्केट और गवार लड़की को आखिर हमारी स्कूल में एडमिशन क्यों दे दिया। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के आने की खबर मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में कुछ दिन पहले ही जंगल में लगी आग की तरह फैल चुकी थी और इस वक्त वो मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में एक हॉट गॉसिप बनी हुई थी।
तभी संजना ईशानी पर तंज कसते हुए बोली, अगर वो जंगली लड़की झगड़ा करने में इतनी अच्छी है तो इसका मतलब उसके पास जरूर कोई सुपर पावर्स होंगे। मॉन्स्टर कहीं की। उसकी बात सुनकर बाकी के सारे स्टूडेंट्स भी हंस पड़े। तभी कुशल अपना सरनामे हिलाते हुए बोला, मेरी बात मानो, जिस तरह से उसने उस लड़की को रेलिंग पर लटका कर रखा था ना, उस नज़ारे को देखकर तो मुझे तुम्हारी इस बात पर पूरा यकीन है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर संजना ने हंसते हुए साक्षी से पूछा, वैसे साक्षी, उसे किस क्लास में एडमिशन मिला है? अच्छा हो कि वो हमारी क्लास में ना आए, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर साक्षी कुछ सोचत हुए बोली, जहां तक मुझे लगता है उसे शायद 12th क्लास के सेक्शन एस में एडमिशन मिला होगा। उद्धरण चिन्ह। क्लास 12th का सेक्शन एस साइंस डिपार्टमेंट की सबसे वर्स्ट क्लास थी। वहां के बच्चे तो मुश्किल से ही पास हो पाते थे, उन स्टूडेंट्स का पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। साक्षी की बात सुनकर संजना भड़कते हुए बोली, ऐसे घटिया स्कोर के साथ उसकी मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल में एडमिशन लेने की हिम्मत भी कैसे हुई? अगर बेदी अंकल उसकी मदद नहीं करते तो उसे इस जन्म में मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के अंदर कदम रखने तक का मौका नहीं मिलता था। उद्धरण चिन्ह। संजना को ईशानी जैसे लोगों से बहुत नफरत थी। ईशानी जैसे लोग अक्सर अपने फैमिली बैकग्राउंड के दम पर उछलते थे, उन्हें लगता था कि वो अपने परिवार के दम पर जो चाहे वो कर सकते थे। ऐसा संजना का मानना था। अब क्योंकि उस ईशानी ने पहले दिन ही स्कूल में इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है तो मुझे नहीं लगता कि मेहता सर उसे स्कूल में एडमिशन भी देंगे। संजना ने अभी इतना कहा ही था कि तभी नेक्स्ट क्लास की बेल बज गई। बेल के बजते ही आरव सर ने क्लास में एंटर किया। उनके पीछे ही एक पलती दुबली और लंबी लड़की क्लासरूम के अंदर आई। उस लड़की की स्किन कांच जैसी साफ और दूध जैसी गोरी थी। उसकी नीली आंखें किसी समंदर से भी ज्यादा गहरी थी। उसकी खूबसूरती को देखकर पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। वही कुशल तो लगभग अपनी चेयर से नीचे ही गिर गया। उसकी आंखें बस हैरानी से बाहर ही निकलने वाली थी। डैम इट, किसने कहा कि ये नई ट्रांसफर स्टूडेंट मॉन्स्टर जैसी लगती है? संजना को अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। आरव सर ने एक बार ताली बजाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खिंचा और मुस्कुराते हुए बोले, वेल, आप सबको देखकर लगता है जैसे कि आप लोग बहुत बेसब्री से न्यू स्टूडेंट के आने का इंतजार कर रहे थे, क्यों है ना? तो चलो अब जल्दी से ईशानी का वेलकम करो। उद्धरण चिन्ह। आरव सर की बात सुनकर सभी बच्चे अपने ट्रांस से बाहर आए और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट पूरे क्लासरूम में गूंज उठी। साथ ही साथ सब अजीब नजरों से साक्षी की तरफ भी देखने लगे। क्या उसने अभी अभी ये नहीं कहा था कि इस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को सबसे बेकार सेक्शन एस अलॉट हुआ है? तो फिर ईशानी यहाँ सेक्शन ए में क्या कर रही थी? सबकी नजरों को खुद पर महसूस कर साक्षी ने अपना सर झुका लिया। वो भी ईशानी को यहाँ देखकर खुद हैरान थी। तभी आरव सर ने ईशानी की तरफ देखा और उससे बोले, ईशानी इधर आओ और अपने न्यू क्लासमेट्स को अपने बारे में कुछ बताओ। उद्धरण चिन्ह। आरव सर की बात सुनकर ईशानी ने पूरी क्लास पर एक उड़ती हुई नजर डाली और बेहद शांति से बोली, हेलो, मैं ईशानी हूँ। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसके इस सेल्फ इंट्रोडक्शन को सुनकर आरव सर निशब्द हो गए। 14 अपॉलॉजी रिपोर्ट। संजना को भी रोहित की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने साक्षी की तरफ देखा तो साक्षी मुस्कुराते हुए उससे बोली, तुम्हें लोगों की बातों पर नहीं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, वरना तुम्हारी मॉम तुम्हारे रिजल्ट को देखकर दोबारा तुमसे नाराज हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। साक्षी की बातें सुनकर संजना चिढ़ गई। उसका चचेरा भाई करण पूरे सिंघानिया परिवार में सबसे ज्यादा परफेक्ट और अमेजिंग था, जिसकी वजह से संजना की मॉम उसे हमेशा करण का एग्जाम्पल देकर ताने मारा करती थी। और जब भी सिंघानिया परिवार में संजना की करण से तुलना की जाती थी तो संजना हमेशा करण के मुकाबले काफी फीकी पड़ जाती थी, जिस वजह से संजना को अपने भाई से बहुत चिढ़ होती थी। आखिरकार बेल बजी और फिजिक्स की क्लास ओवर हो चुकी थी। ईशानी भी अपनी निदम से जाग चुकी थी। उसने अपने फोन को चेक किया जिस पर 2 मैसेजेस आए हुए थे। तुमने मुझे जिस चीज को चेक करने के लिए बोला था, मुझे उस बारे में पता चल गया है। तुम्हारी कार की पैसेंजर सीट की सीट बेल्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। मैंने उस शख्स का पता भी लगा लिया है और मेरे पास सबूत भी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा मैसेज भी सेम शख्स के नंबर से था। वैसे क्या तुम आज शाम 9 बजे राइडर्स हिल आओगी? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ईशानी ने राइडर्स हिल के नाम को एक पल के लिए देखा और फिर मैसेज का रिप्लाई करने लगी, थैंक्स फॉर द हेल्प, मैं आऊंगी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तभी अचानक एक परछाई ईशानी के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपना फोन बंद किया और अपना सर उठाकर देखा तो सामने युवराज खड़ा था। हमें तुम्हारा टिचिगम मटेरियल लेने जाना है, फॉलो मी, युवराज ने कहा और आगे बढ़ गया तो ईशानी भी उसके साथ चली गई। मसूरी और देहरादून के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, इसलिए दोनों शहरों का टीचिंग मटेरियल लगभग एक जैसा ही था। इसलिए ईशानी अपनी पुरानी बुक्स अपने साथ लेकर नहीं आई थी,
क्योंकि उसकी नज़र में दोनों शहरों का कोर्स लगभग सेम ही था, इसलिए उसे अपनी पुरानी बुक्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वो अपना नया टीचिंग मटेरियल यूज़ कर सकती थी। युवराज और ईशानी जब कॉरिडोर से गुजरे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उन्हें अजीब नज़रों से देखने लगे। ईशानी की सुबह एक स्टूडेंट के साथ लड़ाई करने की खबर और उसके सेक्शन ए में ट्रांसफ़र होने की खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल चुकी थी, जिसने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हैरान कर दिया था। मगर ईशानी ने सबको इग्नोर किया और युवराज के साथ अपना टीचिंग मटेरियल लेने चली गई। ईशानी की बुक्स लेने के बाद वो दोनों वापस क्लास में लौट आए। ईशानी ने युवराज को देखा और अपनी फ्लैट आवाज़ में बोली, थैंक यू। इसके बाद उसने अपनी बुक्स डेस्क के अंदर रखी और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी। युवराज ने ये देखकर ईशानी को अपनी इमोशनलेस नज़रों से देखा और कहा, यू आर वेलकम। इतना कहकर वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया। ईशानी ने अपनी आंखें बंद की और शांति से अपना सर डेस्क पर रखकर सो गई, मगर ये शांति ज्यादा देर की नहीं थी। अचानक ही उसके कान में एक हल्की सी आवाज़ पड़ी, ईशानी दी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी आंखें खोली और देखा तो साक्षी उसके डेस्क के पास खड़ी थी। साक्षी को ईशानी के पास जाते हुए देखकर सभी स्टूडेंट्स के कान खड़े हो गए। वो सभी ये ड्रामा मिस नहीं करना चाहते थे। ईशानी दी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप भी सेक्शन ए में आने वाली है? अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं आपको अपने साथ ही क्लास में लेकर आती ना, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, साक्षी ने गर्मजोशी के साथ कहा। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट्स ईशानी को अजीब नज़रों से देखने लगे। आखिर ईशानी की प्रॉब्लम क्या थी? उसने जानबूझकर साक्षी को नहीं बताया कि वो इस सेक्शन में आने वाली है। जो भी हो, अब वो दोनों एक ही फैमिली के मेंबर थे, मगर ईशानी को जानबूझकर ये सिचुएशन साक्षी के साथ ऑकवर्ड बनानी थी। सारे स्टूडेंट्स ने साक्षी की बात सुनकर एक ही पल में ईशानी के बारे में अपनी राय बनानी शुरू कर दी थी। मगर ईशानी ने सबकी नज़रों को इग्नोर किया और बिना साक्षी की तरफ देखे बोली, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मेहता सर ने ये अरेंजमेंट्स की थी और उन्होंने ही मुझे सेक्शन ए में भेजा था। उद्धरण चिन्ह। ईशानी का जवाब सुनकर साक्षी की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वही बाकी के स्टूडेंट्स तुरंत समझ गए कि उन्होंने शायद ईशानी को गलत समझ लिया, इसलिए उन सभी ने तुरंत साक्षी और ईशानी से अपनी नज़रें फेर ली। साक्षी ने ये देखकर अपनी मुट्ठी को कस लिया और फिर ईशानी को एक फेक स्माइल के साथ देखते हुए बोली, इट्स ओके दी, अच्छा हुआ जो आप भी सेक्शन ए में आ गई। अब मैं आपका ठीक से ख्याल रख पाऊंगी और मॉम को भी हमारी चिंता नहीं होगी। वैसे आज आपका पहला दिन है ना, अगर आपको कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझसे बेझिझक कह सकती है। उद्धरण चिन्ह। साक्षी ने एक अच्छी बहन होने का फर्ज निभाते हुए कहा। ईशानी ने ये सुनकर साक्षी को अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए देखा और कुछ सोचने लगी। अब जब तुमने मदद का जिक्र किया है तो मुझे याद आया, दरअसल मुझे तुम्हारी एक हेल्प तो चाहिए थी। इतना कहकर उसने एक वाइट पेपर शीट अपने डेस्क से निकालकर साक्षी को पकड़ा दी। फिर उसे देखते हुए बोली, सुबह जो झगड़ा मैंने किया था उसकी वजह से मेहता सर ने मुझे 1500 वर्ड्स की अपोलॉजी रिपोर्ट लिखने के लिए कहा है, तो क्या तुम इसे लिखने में मेरी मदद कर सकती हो? मुझे कल सुबह ये रिपोर्ट मेहता सर के पास सबमिट करनी है, थैंक्स। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बातें सुनकर साक्षी के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। ईशानी उसे अपने लिए अपोलॉजी रिपोर्ट लिखने को कह रही थी। उद्धरण चिन्ह। अनबिलीवेबल। उद्धरण चिन्ह। साक्षी के चेहरे के हाव भाव देखकर ईशानी अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोली, मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई थी। क्या हुआ? क्या एक अपोलॉज रिपोर्ट लिखना काफी मुश्किल है तुम्हारे लिए? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात खत्म होते ही पूरी क्लास एकदम से शांत हो गई। सब कुछ इतना शांत था कि वहां पर एक सुई गिरने की आवाज भी आराम से सुनी जा सकती थी। तभी किसी ने अपना हाथ बढ़ाया और साक्षी के हाथ से वो पेपर छीन लिया। कुशल ने एक एम्बैरेजिंग स्माइल के साथ ईशानी को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें एक अपोलॉजी रिपोर्ट चाहिए? मैं इसमें बहुत माहिर हूं, इसलिए तुम ये काम मुझे करने दो, लेट मी डू इट। साक्षी ने कभी अपोलॉजी रिपोर्ट लिखी नहीं है, इसलिए उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। कुशल की बात सुनकर रोहित भी पीछे से हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, साक्षी के हाथ सिर्फ पेंटिंग करने के लिए बने हैं, वो भला अपोलॉजी रिपोर्ट कैसे लिख सकती है? उद्धरण चिन्ह। कुशल पिछले 2 साल से साक्षी को पसंद करता था, लेकिन साक्षी ने कभी उसे नजर भर देखा तक नहीं था, मगर फिर भी कुशल ने हार नहीं मानी थी और साक्षी का दिल जीतने की कोशिश करता रहता था। साक्षी ने बहुत मुश्किल से अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल किया और कुशल को देखते हुए बोली, थैंक्स, पर ये अपोलॉजी रिपोर्ट थोड़ी। उद्धरण चिन्ह। साक्षी अभी कह ही रही होती है कि तभी कुशल उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, डोंट वरी, मुझे अपोलॉजी रिपोर्ट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। कुशल की एक्साइटमेंट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो साक्षी के लिए कुछ भी लिख सकता था। ईशानी ने साक्षी से अपनी नजरें फेर ली।
उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि साक्षी के इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे उसके लिए इतना तिरस्कार और नफरत छुपी हुई थी। साक्षी और अक्षत ने हमेशा उसे एक बाहर वाले की नज़र से देखा था, उन दोनों ने कभी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। उनके लिए ईशानी हमेशा से एक बाहर वाली थी जो उनके घर को बर्बाद करने के लिए आई थी। बस फर्क इतना था कि साक्षी अपने ख्यालों को छुपाने में माहिर थी और अक्षत छोटा होने की वजह से अपनी भावनाओं को छुपाना नहीं जानता था। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? ईशानी ने अपनी आईब्रोज को आपस में जोड़ते हुए थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज में कहा। उसके एक्सप्रेशंस देखकर कोई अंधा भी बता सकता था कि उसे साक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो इनडायरेक्टली साक्षी को वहां से जल्द जाने के लिए कह रही थी। ईशानी का रिएक्शन देखकर साक्षी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बहुत मुश्किल से अपना सर नामे हिलाया और तुरंत अपनी सीट पर लौट आई। उसने अपना सर झुकाया और वो इस वक्त काफी बुरे मूड में लग रही थी। उसके चेहरे पर हजारों शिकायतें छाई हुई थी और उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ किसी ने बहुत गलत व्यवहार किया है। इस छोटे से इंसिडेंट के बाद सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखने लगे। उनकी नज़रों में ये दोनों बहनें एक दूसरे के उतना करीब नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। संजना से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो हल्के गुस्से में साक्षी से बोली, साक्षी तुम उस गवार को अपने साथ ऐसे बिहेव क्यों करने दे रही हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर साक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कुराहट लाते हुए बोली, बड़ी दी यहाँ नहीं है, उन्हें यहाँ के माहौल में ढलने में वक्त लगेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर संजना ईशानी के देखकर अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, तुमने उसका रवैया देखा? वो तुम्हारे घर में रह रही है, मगर तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो खुद तुम्हारे घर की मालकिन हो सेल्फिश कही की। संजना की आवाज बहुत तेज थी जिस वजह से पूरी क्लास ने उसकी बात सुनी थी। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुड़कर ईशानी की तरफ देखा, लेकिन ईशानी बिल्कुल शांत थी। इनफैक्ट वो तो संजना को देखकर मुस्कुरा रही थी। ईशानी ने अपने अंगूठे पर अपनी चिन टिकाई और बहुत ही शांत लहजे में बोली, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है आखिर? क्या मैं तुम्हारे घर का राशन खा रही हूँ जो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझसे? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर संजना खामोश हो गई तो ईशानी आगे बोली, ये बेदी फैमिली का पर्सनल मैटर है, तुम बेदी फैमिली के मैटर के बीच में बोलने वाली होती कौन हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी भले ही बेदी परिवार के लिए एक बाहर वाली थी मगर उसका आरती से एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। इसलिए संजना को कोई हक नहीं था इस बारे में बात करने का। संजना उससे जवाबी बहस करना चाहती थी, मगर जब उसने ईशानी की कोल्ड और इमोशनलेस आंखों में देखा तो उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ और उसने घबराते हुए अपना मुंह बंद कर लिया। संजना साक्षी की तरफ मुड़ी और अपने डर पर काबू करते हुए बोली, देखा तुमने साक्षी, कितनी सेल्फ सेंटर्ड है ये लड़की, तुम्हें इससे केयरफुल रहना चाहिए, प्लीज इसके ज्यादा करीब मत जाना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर साक्षी ने अपनी भौहें चढ़ा ली और कहा, मुझे नहीं पता कि 15 राइडर्स हिल। बिल पे करने के बाद रेहान ने सारी किताबें ली और उस बुक स्टोर से बाहर निकल गया। मगर बाहर आकर उसने जैसे ही सामने का नज़ारा देखा तो उसकी आमंड कलर की आंखें अचानक ही छोटी हो गई। इधर ईशानी ने आरुष के बढ़ाए हुए हेलमेट को देखा और कुछ सोचने लगी। उसके पिछले जन्म में आरुष को पता चल गया था कि बेदी परिवार में आने के बाद वो बहुत मुश्किल भरी जिंदगी जी रही थी, और ऐसे ही एक दिन साक्षी ने उस पर अपना गुस्सा उतारने के लिए उसके पीछे कुछ गुंडों को भेज दिया था। उस वक्त अपने पास बचने का कोई रास्ता ना पाकर ईशानी ने आरुष को मदद के लिए कॉल किया था। आरुष को जैसे ही पता चला कि ईशानी मुसीबत में है, वो वैसे ही तुरंत ईशानी की मदद के लिए निकल गया था। मगर बदकिस्मती से रास्ते में आते वक्त उसकी बाइक का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें आरुष की जान चली गई थी। आरुष मल्होत्रा परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी मौत के बाद उसके माता पिता बुरी तरह से टूट गए थे, यहाँ तक कि मल्होत्रा फैमिली का बिजनेस भी आरुष के जाने के बाद लॉस में जाने लगा था। उस वक्त बेदी फैमिली ने इस मौके का फायदा उठाया और देहरादून की दूसरी अमीर फैमिलीज के साथ मिलकर मल्होत्रा फैमिली के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, और उस दिन के बाद से देहरादून की मल्होत्रा फैमिली लोगों के बीच बस एक गॉसिप का टॉपिक बनकर रह गई थी। ईशानी आरुष की मौत के बाद काफी वक्त तक खुद को दोष देती रही थी। उसे अक्सर रात में बुरे बुरे सपने आते थे और अपने गिल्ट की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। वो खुद को आरुष की मौत का जिम्मेदार मानती थी, मगर अपने इस जन्म में वो आरुष के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। ईशानी को याद था कि वो आज ही का दिन था जब आरुष की बाइक एक्सीडेंट में मौत हुई थी। उसने आरुष को अपनी ठंडी नजरों से देखा और सर्द आवाज में बोली, हम बाइक से नहीं जाएंगे, हम कार से जाएंगे। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और कैब बुक करने लगी। वो इस जन्म में ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी जिससे आरुष की जान दोबारा खतरे में पड़ जाए। इस जन्म में भले ही साक्षी ने उसके पीछे गुंडे नहीं भेजे थे, मगर वो बाइक एक्सीडेंट की गारंटी नहीं ले सकती थी, इसलिए आरुष को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था उसे बाइक से दूर रखना।
आरुष ईशानी की बात सुनकर थोड़ा चौंक गया, मगर इससे पहले कि वो ईशानी से कुछ कह पाता, उन दोनों के कानों में किसी की कोल्ड मगर अलसाई हुई सी आवाज पड़ी, तुम्हारे जैसी स्कूल गर्ल घर पर बैठकर अपना होमवर्क करने के बजाय रात में इधर उधर क्यों घूम रही है। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज पियानो के किसी म्यूजिकल नोट की तरह थी, और जब ईशानी ने ये आवाज सुनी तो वह सून रह गई। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बेहद अट्रैक्टिव और हैंडसम चेहरा था। ईशानी ने अपनी पलकें झपकाए और अचानक ही बोल पड़ी, मिस्टर रायचंद। रेहान ने अपनी गहरी नजरों से ईशानी को देखा और फिर आरुष को देखने लगा, मगर उसकी नजरें आरुष पर पड़ते ही एकदम से कोल्ड हो गई थी। आरुष को रेहान की नजरों से एक अजीब सी सिरहन अपनी रीढ़ की हड्डी पर महसूस हो रही थी। इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? रेहान ने सवाल किया। ना जाने क्यों उसका सवाल सुनकर ईशानी को ऐसा लगा जैसे वो कुछ गलत करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हो। आरुष को भी कुछ पल बाद एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा ये शख्स कौन था। क्या ये शख्स रेहान रायचंद नहीं था? उद्धरण चिन्ह। मगर रेहान यहाँ देहरादून में क्या कर रहा था? उद्धरण चिन्ह। और उसकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कि वो ईशानी को पहले से जानता हो। मगर ईशानी और रेहान आखिर मिले कब? ऐसे कई सवाल आरुष के दिमाग में घूमने लगे। ईशानी रेहान का सवाल सुनकर एक पल के लिए ठिठक गई और फिर अचानक ही बोल पड़ी, हम कुछ इंपॉर्टेंट मैटर से डील करने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही रेहान की आंखें और भी ज्यादा छोटी हो गई। मैटर्स। उद्धरण चिन्ह। भला एक 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट को रात में किस तरह के मैटर से डील करना पड़ सकता है? उद्धरण चिन्ह। रेहान ने अपने मन में सोचा और फिर अचानक ही अपने हाथ में पकड़ा बुक्स का बैग ईशानी को थमाते हुए बोला, टेक दिस। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उत्सुकता से वो बैग लिया और बोली, इसमें क्या? मगर उस बैग में रखी बुक्स को देखते ही उसके बाकी के शब्द उसके गले में ही फंसन कर रह गए। उस बैग में मॉक टेस्ट पेपर्स, कुछ रिविजन बुक्स और बाकी सारा स्टडी मटेरियल था। रेहान ने ईशानी को देखा और उन बुक्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम पहले से ही 12th स्टैंडर्ड में हो, और ये बहुत ही क्रिटिकल ईयर होता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए तुम्हें अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान पढ़ाई पर देना चाहिए। ईशानी ने उन ब्रांड न्यू बुक्स को देखा, जिनका अभी तक प्राइस स्टिकर भी नहीं निकाला गया था, और उसका दिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग से भर गया। आखिर मिस्टर रायचंद के दिमाग में चल क्या रहा है? उद्धरण चिन्ह। क्या वो अभी इन बुक्स को जाकर रिटर्न कर सकती थी? उद्धरण चिन्ह। उसे इन बच्चों वाली किताबों की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने एक गहरी सांस ली और फिर रेहान को देखते हुए बोली, मिस्टर रायचंद, क्या आप यहाँ इतनी दूर मुझे बस ये बुक्स देने के लिए आए हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं यहाँ करण से मिलने आया था, मगर उसे आने में लेट हो गया, इसलिए मैं बस इस जगह पर घूम रहा था। रास्ते में एक बुक शॉप दिखी तो सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ बुक्स ले लूं। और कोइंसिडेंटली तुम भी मुझे यही मिल गई। रेहान ने बेपरवाही से कहा। मगर ईशानी उसके जवाब से पूरी तरह से कन्विंस बिल्कुल नहीं थी। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेहान उससे झूठ बोल रहा है। करण और रेहान कहीं भी मिल सकते थे, आखिर वो दोनों इतने अमीर थे, तो फिर उन दोनों ने आखिर मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल के सामने ही मिलने का डिसीजन क्यों लिया? ईशानी को याद था कि रेहान ने 16 साल की उम्र में रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन ले लिया था। वो एक चाइल्ड प्रोडिजी था, उसने यूनिवर्सिटी में एक साथ दो कोर्सेस में ग्रेजुएशन की थी, और वो भी बस 20 साल की उम्र में। तो भला ऐसे रेयर जीनियस को कैसे पता होगा कि एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को किन किन बुक्स की जरूरत होती है? ईशानी को अब पक्का यकीन हो चुका था कि रेहान उससे झूठ बोल रहा है, मगर वो झूठ क्यों बोल रहा था? ये सोचते ही ईशानी ने अपनी नीली नजरों से रेहान को देखा तो पाया कि वो भी अपनी हेजल नजरों से ईशानी को देखे जा रहा था। आखिर में हारकर ईशानी ने एक गहरी आह भरी और उन किताबों को अपने बैग में रख दिया। ईशानी, जो बैग अब तक बिल्कुल खाली और हल्का था, वो अब रेहान की दी हुई किताबों को रखने के बाद पूरी तरह से भर गया था। ईशानी को तो याद भी नहीं था कि आखिर आखिरी बार उसका बैग इतना भारी कब हुआ था। फाइनली पीछे खड़ा आरुष भी अपने होश में आया और रेहान को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस्टर रायचंद, मैं आरुष मल्होत्रा हूँ। आरुष एक बहुत ही जिदांदिल लड़का था, उसकी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी बहुत ही यूनिक थी। आरुष का इंट्रोडक्शन सुनकर रेहान ने हल्के से अपना सर हिलाया और अपनी अलसाई हुई आवाज में बोला, आई एम रेहान रायचंद। उद्धरण चिन्ह। तभी एक कार अचानक उन तीनों के सामने आकर रुकी। करण ने कार की विंडो को नीचे किया और अपना सर खिड़की से बाहर निकालते हुए बोला, ईशानी, तुम भी यहाँ पर हो, व्हाट अ कोइंसिडेंस। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईशानी एक पल के लिए खामोश हो गई और फिर करण को देखते हुए बोली, मिस्टर सिघानिया, मैं अब मॉडर्न पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा यहाँ होना लाजमी है। उद्धरण चिन्ह। करण ने ईशानी को उसके ही स्कूल के बाहर देखा। भला ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? उसे अब इस कोइंसिडेंस शब्द में ही गड़बड़ लगने लगी थी।
तभी रेहान करण को घूरते हुए बोला, तुम पूरे 5 मिनट लेट आए हो। करण ये सुनकर हैरान रह गया। वो आज अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ डिनर कर रहा था जब रेहान ने उसे फोन करके यहाँ बुला लिया, जिसके बाद करण अपनी कार को फुल स्पीड में भगाता हुआ यहाँ पहुंचा था। यहाँ तक कि उसने करण को यहाँ आने की वजह तक नहीं बताई और इससे पहले कि बेचारा करण रेहान से कोई सवाल कर पाता रेहान ने कॉल कट कर दिया। करण को अपने बिजनेस पार्टनर और क्लाइंट को छोड़कर यहाँ आना पड़ा, जिनके साथ वो अपना डिनर एंजॉय कर रहा था। मगर जब वो यहाँ पहुंचा तो रेहान उससे कह रहा है कि वो 5 मिनट लेट है। अनफॉर्चुनेटली, चाहे जो हो, करण रेहान को ईशानी के सामने बुरा भला नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने अपने गुस्से को दिल में दबाया और रेहान को घूरने लगा। हो, दोगुला एहसान। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने ईशानी की तरफ देखा और कहा, काफी लेट हो गया है, तुम्हें जो भी मैटर सॉल्व करने हैं वो तुम कल कर लेना, आओ मैं तुम्हें अभी घर ड्रॉप कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईशानी तुरंत अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं। रेहान ने उसे घूर कर देखा, मगर ईशानी अपने फैसले से टस से मज नहीं हुई, उसकी आंखों में एक अलग ही जिद्द थी आज, जिसे देखकर रेहान ने अपनी बाहें आपस में जोड़ ली। एक पल बाद उसने हार मानते हुए अपने कदम पीछे लिए और ईशानी से बोला, ठीक है, कार में बैठो, तुम्हें जहां भी जाना है मैं ड्रॉप कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी रेहान और करण को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसने आरुष की तरफ देखा तो पिछले जन्म में हुआ आरुष का वो एक्सीडेंट ईशानी की नजरों के सामने आ गया, और उस एक्सीडेंट को रोकने का सबसे बेहतर तरीका फिलहाल यही था कि वो करण से लिफ्ट ले ले। थैंक्स फॉर द लिफ्ट, ईशानी ने कहा, फिर आरुष की तरफ मुड़ते हुए बोली, अपनी बाइक यही रख दो और किसी को फोन करके इसे वापस ले जाने के लिए बोल दो, हम मिस्टर सिघानिया की कार से जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरुष ने ईशानी को देखकर अपनी आईब्रो उचका दी, उसे करण से लिफ्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जहां वो दोनों जाने वाले थे, वहां करण और रेहान का साथ जाना उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि आरुष के हिसाब से सिर्फ वो और ईशानी ही उस जगह पर अकेले जाने वाले थे। अगर वो कार में बैठता है तो रेहान और करण भी उसके और ईशानी के साथ उस जगह पर जरूर आएंगे। वैसे तो मल्होत्रा परिवार और सिघानिया परिवार एक दूसरे को जानते थे, मगर आरुष करण के ज्यादा क्लोज नहीं था, इसलिए उसे करण की कार में बैठने में थोड़ा अजीब भी लग रहा था। ईशानी आरुष को उसकी बाइक से बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाली थी, मगर वो ये भी जानती थी कि आरुष को उसकी बाइक से कितना लगाव है, इसलिए उसे डर था कि कहीं आरुष करण की कार में बैठने से मना ना कर दें। करण ने सबको देखा और फिर मुस्कुराते हुए आरुष से बोला, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? ईशानी ने कहा, ना कि आकर कार में बैठो। और वैसे भी तुम बहुत लकी हो, क्योंकि हर किसी को मुझे ड्राइवर बनाने का ये गोल्डन चांस नसीब नहीं होता है, इसलिए जल्दी से आकर कार में बैठो, कम ऑन। उद्धरण चिन्ह। करण उम्र में आरुष से बड़ा था, इसलिए आरुष उसकी बात को ठुकरा नहीं सकता था, आखिर में वो एक अच्छा और साफ दिल का जो लड़का था। आखिर में आरुष ने करण की बात मान ली और अपने सिल्वर बालों को झटकते हुए मुस्कुराकर करण से बोला, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, थैंक्स फॉर द लिफ्ट करण भैया। इतना कहकर वो अपनी बाइक से उतरा और किसी को कॉल कर बाइक वापस ले जाने के लिए कह दिया। ये देखकर ईशानी ने एक राहत की सांस ली। रेहान ने कार की बैक सीट का दरवाजा खोला और अपनी चीन को पॉइंट करते हुए ईशानी को अंदर बैठने का इशारा किया। ईशानी कार के पास आए और उसने जैसे ही झुककर कार में बैठना चाहा कि तभी उसे महसूस हुआ जैसे कि उसका बैग एकदम से हल्का हो गया हो। उसने मुड़कर देखा तो रेहान उसका बैग अपने हाथ में पकड़े खड़ा था। वो भारी सा बैग रेहान के हाथ में बिल्कुल किसी हल्के से कुशन जैसा लग रहा था। ईशानी को अपनी तरफ घूरता पाकर रेहान धीरे से मुस्कुराया और बोला, ये बैग काफी भारी है, इसके वजन से तुम दब भी सकती हो, तुम कार में बैठो, इसे मैं पकड़ता हूँ। ये सुनकर ईशानी बिल्कुल निशब्द हो गई। भला एक स्कूल बैग कितना ही भारी हो सकता था? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने एक नजर रेहान को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कार में बैठ गई। फाइन, मिस्टर रायचंद को करना है वो कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आरुष भी ईशानी के साथ पिछली सीट पर बैठना चाहता था, मगर इससे पहले कि वो बैक सीट तक पहुंच पाता उसे अपनी पिठ पर एक अजीब सी हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक महसूस हुई और बेचारा आरुष से हर उठा। आरुष जैसे ही मुड़ा तो उसने पाया कि रेहान अपनी कठोर और कोल्ड नजरों से उसे ही घूर रहा था। आरुष को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा हो। ये काफी डरावना था। उद्धरण चिन्ह। उसकी हालत देखकर करण तुम सिचुएशन को संभालते हुए बोला, आरुष तुम मेरे साथ आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाओ, वैसे भी काफी वक्त हो गया है तुमसे मिले हुए, हम बातें करते हुए चले गए और साथ ही साथ मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। करण की बात सुनकर आरुष ने एक राहत की सांस ली, वो तुरंत आगे बढ़ा और भागते हुए पैसेंजर सीट पर बैठ गया। सबसे आखिर में रेहान कार में बैठा। हालांकि करण के कार में काफी जगह थी, मगर पता नहीं क्यों रेहान के कार में बैठते ही ईशानी को ऐसा लगा जैसे कार में जगह एकदम से कम हो गई हो।
कार के अंदर का माहौल काफी सीरियस हो चुका था। ईशानी इस वक्त कार में हल्की हल्की लेवेंडर की खुशबू महसूस कर पा रही थी, जो उसके बगल में बैठे शख्स के पास से आ रही थी। ये खुशबू काफी फ्रेश और फैंट थी, जो ईशानी के दिल को सुकून पहुंचा रही थी। तभी करण ने कार स्टार्ट की और ईशानी से पूछा, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं ईशानी? उद्धरण चिन्ह। उसका सवाल सुनकर ईशानी ने बेहद शांति से जवाब दिया, राइडर्स हिल्स। ये नाम सुनकर करण चौंक गया और कार के रेयरव्यू मिरर से रेहान को देखने लगा। वही रेहान जिसने अभी अभी कार की सीट से अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद की ही थी, वो भी राइडर्स हिल्स का नाम सुनकर जाग गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और ईशानी को देखने लगा। राइडर्स हिल्स। करण ने इस नाम को दोहराया और परेशानी भरी नजरों से रेहान की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव घेर आए थे, मगर रेहान का चेहरा कार के अंधेरे में छुपा हुआ था और फिलहाल वो अपनी सीट से टिककर आराम से बैठा हुआ था, मगर फिर भी उसकी गहरी आंखें देखी जा सकती थी। इस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि आखिर रेहान के दिमाग में क्या चल रहा था। राइडर्स हिल देहरादून का एक बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट था। वहां पर पहाड़ी के ऊपर का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता था। हालांकि कि वो जगह अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि देहरादून के फेमस रेसिंग ट्रैक के लिए जानी जाती थी। राइडर्स हिल में हर महीने के आखिर में एक कार रेसिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता था और सभी हाई सोसाइटी के अमीर लोग या तो इस रेस को देखने या फिर इसमें भाग लेने राइडर्स हिल जरूर आते थे। इस रेस को जीतने वाले को काफी भारी और मोटी रकम इनाम के तौर पर दी जाती थी, इसलिए यहाँ पर हर प्रतिभागी के बीच काफी तगड़ा कंपटीशन होता था। करण को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ईशानी और आरुष राइडर्स हिल जा रहे थे, मगर करण ने जल्दी से खुद को संभाला और ईशानी को देखकर अपने होठों पर एक आकर्षक मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोला, ईशानी क्या तुम वहां कार रेस देखने जा रही हो? करण को उम्मीद थी कि शायद ईशानी उसके इस सवाल का जवाब हाँ में देगी, मगर ईशानी ने अपना सर ना में हिलाया और करण की उम्मीद को तोड़ते हुए अपनी गंभीर आवाज में जवाब दिया, नहीं, मैं वहां पर पैसे कमाने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। 16 पैसों की जरूरत। ईशानी का जवाब सुनकर करण को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। ईशानी राइडर्स हिल पैसे कमाने जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। मगर राइडर्स हिल में पैसे कमाने का तो बस एक ही तरीका था और वो था रेस में पार्टिसिपेट करना। उद्धरण चिन्ह। ये ख्याल मन में आते ही करण चौंकते हुए बोला, तो क्या तुम वहां रेस में पार्टिसिपेट करने जा रही हो? ईशानी ने ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला दिया। करण ने उसके पलते दुबले और नाजुक से शरीर को देखा और फिर अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया। ये लड़की सच में बहुत हिम्मत वाली थी। उद्धरण चिन्ह। करण ने एक बार फिर अपनी गंभीर आवाज में पूछा, ईशानी राइडर्स हिल काफी खतरनाक जगह है, क्या तुम वाकई वहां पर जाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। हालांकि वहां पर मर्द और औरत दोनों को ही रेस में भाग लेने की परमिशन थी, मगर वहां पर लड़कियां बिल्कुल ना के बराबर रेस में पार्टिसिपेट करती थी, और खासकर कम उम्र की लड़कियां। करण ने तुरंत मदद के लिए रेहान की तरफ देखा, क्योंकि जहां तक वो रेहान को जानता था, उसके कैरेक्टर को देखते हुए वो कभी भी ईशानी को इतना खतरनाक काम करने की परमिशन नहीं देगा, और राइडर्स हिल की रेस में भाग लेना मतलब अपनी जिंदगी के साथ खेलने जैसा था। मगर रेहान ने करण की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ईशानी से पूछा, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? करण ये सवाल सुनकर हैरान नजरों से रेहान को देखने लगा। क्या इस वक्त ये सवाल पूछने का सही समय था? करण को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। ईशानी ने रेहान का सवाल सुनकर कुछ पल के लिए अपने माइंड में कैलकुलेशन किया और फिर बोली, हाँ, मुझे अपने कुछ कर्जे चुकाने हैं। उद्धरण चिन्ह। करण ये सुनकर बेहद कंफ्यूज था। उसने ईशानी के बैकग्राउंड के बारे में पता करवाया था, इसलिए उसे ईशानी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। ईशानी पहले अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ मसूरी के एक छोटे से इलाके में रहती थी। उसकी जिंदगी हमेशा से काफी मुश्किलों भरी रही थी, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि ईशानी के ऊपर कुछ कर्जे बाकी थे, मगर फिर भी उन्हें चुकाने के लिए राइडर्स हिल जाना करण को ये बेवकूफ़ी भरा काम लग रहा था। हालांकि जो भी शख्स राइडर्स हिल की रेस को जीतता था वो रातों रात मालामाल हो जाता था। वहां हर रेस लगभग 50 लाख रुपए के प्राइज मनी से शुरू होती थी और धीरे धीरे इस प्राइज मनी की कीमत बढ़ती रहती थी। मगर करण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईशानी को अपना कर्जा चुकाने के लिए कितने पैसों की जरूरत थी जो वो राइडर्स हिल जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। वही रेहान ईशानी का जवाब सुनकर वापस अपनी सीट से टिककर बैठ गया। उसकी आंखें हमेशा की तरह इमोशनलेस थी और कोई भी नहीं जानता था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। इधर करण का बेबसी से भरा चेहरा देखकर आरुष मुस्कुराते हुए उससे बोला, करण भाई, ये आपके लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, मगर ये पहली बार नहीं है जब ईशानी रेस में पार्टिसिपेट कर रही है। वो अक्सर काफी बिजी रहती है, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से उसे आज राइडर्स हिल आने के लिए मना पाया हूँ। उद्धरण चिन्ह।
1 साल पहले हुए उस हादसे की वजह से ईशानी से साफ साफ कहा था कि वो फिर कभी रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, मगर आज अचानक ही पता नहीं क्यों उसने रेस में पार्टिसिपेट करने का फैसला ले लिया था। ईशानी के इस फैसले से आरुष भी काफी हैरान था, इसीलिए तो वो खास अपनी बाइक चलाकर आज ईशानी को पिक करने आया था, ताकि वो उससे उसके इस अचानक बदले हुए डिसीजन के बारे में पूछ सके। आरुष की बातें सुनकर करण ने बेबसी से अपना सर झटक दिया। आरुष तो ऐसे बात कर रहा था मानो जैसे कि ईशानी कोई बहुत ही माहिर कार रेसर हो। उद्धरण चिन्ह। सब जानते थे कि ईशानी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड से आई थी, मगर करण को ईशानी की दिल से फिक्र थी, इसलिए वो एक आखिरी कोशिश करते हुए ईशानी से बोला, डियर ईशानी, क्या तुम सच में रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? आई मीन क्या तुम्हें ये सब पसंद भी है या नहीं? उद्धरण चिन्ह। करण का सवाल सुनकर ईशानी उससे बोली, मैं पहले एक ऑटोमोबाइल कार रिपेयरिंग शॉप में काम किया करती थी। वहां के ओनर को कार रेसिंग का काफी शौक था। उन्हें देखकर मेरा भी इसमें इंटरेस्ट जाग गया और फिर मैं भी उनके साथ काम करते हुए कार रेसिंग सीखने लगी। मैंने इससे पहले भी कुछ रेसेस में पार्टिसिपेट किया है। ईशानी की बातें सुनकर करण अवाक रह गया। करण को समझ नहीं आया कि वो ईशानी के टैलेंट की तारीफ करे या फिर उससे सहानुभूति जताए। उसे इतनी कम उम्र एक कार रिपेयरिंग शॉप पर काम करना पड़ा था। ये उस 17 साल की लड़की के लिए काफी कठोर था। वही कार रिपेयरिंग शॉप का जिक्र होते ही आरुष एक्साइटेड होते हुए बोला, और करण भाई, आपको पता है कि सबसे मजे की बात क्या है? मैं ईशानी से उसी कार रिपेयरिंग शॉप पर पहली बार मिला था। मैं वहां अपनी कार रिपेयर करवाने गया हुआ था और ईशानी। उद्धरण चिन्ह। आरुष अभी कह ही रहा होता है कि तभी करण ने एक झटके के साथ कार रोक दी। तेज हेडलाइट्स उन सब के आंखों में पड़ी, जिससे सभी की आंखें चौंधिया गई। आरुष ने खिड़की के बाहर देखा और अपनी बात कहते हुए बीच में ही रुक गया। करण ने कार पार्क की और मुस्कुराते हुए कहा, हियर वी आर, हम लोग पहुंच गए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरुष सबसे पहले कार से बाहर उतर गया। इस वक्त वो लोग राइडर्स हिल के सबसे ऊपरी हिस्से में थे। ये जगह एक मैदान की तरह बड़ी और खाली थी। वहां बहुत सी महंगी गाड़ियां लाइन से एक साथ लगी हुई थी। लड़के लड़कियां एक दूसरे से हंसकर मिल रहे थे और बातें कर रहे थे। सबने बहुत ही महंगे और डेज़लिंग कपड़े पहने हुए थे। ओवरऑल उस जगह का माहौल काफी लाइव और हैपनिक था। आरुष के कार से बाहर आते हैं ही एक लाल बालों वाला लड़का लेदर की जैकेट पहने उसके पास आया और उसका मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोला, आरुष मल्होत्रा, क्या हुआ? राइडर्स हिल आकर इतना घबरा गए कि तुम में अपनी कार चलाने तक की हिम्मत नहीं बची जो तुम अपने साथ ड्राइवर ले आए? तुम में से पहले शख्स हो जो राइडर्स हिल पर अपने साथ ड्राइवर लेकर आए हो। लगता है रेस शुरू होने से पहले ही डर गए हो। इतना कहकर वो लाल बालों वाला लड़का अपने साथियों के साथ आरुष पर हंसने लगा। आरुष ने अपने हाथों और कंधों को स्ट्रेच करते हुए उस लाल बालों वाले घमंडी लड़के को देखा और फिर बेहद शांति से बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी आंखों का इलाज करवाने की जरूरत है शाहिद। अपनी बटन जैसी आंखें खोलो और ध्यान से देखो कि ये किसकी कार है। उसके बाद आराम से हंसना। उद्धरण चिन्ह। आरुष की बात सुनकर शाहिद ने उस कार को ध्यान से देखा। वो एक लग्जूरियस बेंटले मलसेन थी। हालांकि राइडर्स हिल पर जो भी आता था वो किसी ना किसी अमीर फैमिली से ही बिलोंग करता था, इसलिए ये बेंटले वहां मौजूद लोगों की नजरों में उतनी खास भी नहीं थी। मगर जब शाहिद ने गौर से उस कार की लाइसेंस प्लेट का नंबर देखा तो उसकी नजरें कुछ पल के लिए ठिठक गई। ये लाइसेंस प्लेट का नंबर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। तभी ईशानी भी कार से बाहर उतरी और उसे देखते ही पूरी भीड़ एकदम से शांत हो गई। वो दिखने में महज 17 या 18 साल की लग रही थी। उसने व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक जिस्म और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। उसके कंधे तक आते काले रेशमी बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए और उसकी नीली आंखें समंदर की तरह गहरी थी। उसकी त्वचा किसी शीशे की तरह साफ थी और उसकी स्किन दूध की तरह गोरी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था जो उसे काफी आकर्षक बना रहा था। वो एक परफेक्ट नेचुरल ब्यूटी थी। शाहिद भी ईशानी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। वो बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे का हर एक फीचर आउटस्टैंडिंग था और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थी उसकी शांत पर्सनैलिटी और क्रिस्टल क्लियर आंखें। एक लड़की में एक साथ इतनी सारी खूबियां देखना शायद नामुमकिन था, मगर ईशानी ने इसे मुमकिन कर दिखाया था। ईशानी एक नज़र किसी भी शख्स को उसका दीवाना बना सकती थी। मुझे लगा था कि तुम हमेशा अकेले यहाँ आते हो आरुष, मगर आज तो तुम अपने साथ एक लड़की को भी लेकर आए हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? शाहिद के ग्रुप में खड़े एक लड़के ने कहा। तो दूसरा उसकी बात को काटते हुए बोला, आरुष, ये लड़की दिखने में काफी यंग लग रही है। क्या ये अभी तक हाई स्कूल में ही है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एक तीसरा लड़का भी बोल पड़ा, अब मुझे समझ आया कि तुम्हें वो मैच्योर और खूबसूरत लड़कियां क्यों पसंद नहीं आती थी, क्योंकि तुम्हारी पसंद तो शायद यंग हाई स्कूल की लड़कियां हैं। वैसे तुमने इस लड़की से हमारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। कौन है ये ब्यूटीफुल? जरा हमसे भी मिलवाओ। उद्धरण चिन्ह। उन सब की बातें सुनकर आरुष गुस्से से हंस पड़ा।
17 हाईएस्ट प्राइज मनी। उन सभी लड़कों की बेशर्मी भरी बातें सुनकर आरुष गुस्से से हंस पड़ा। वो आगे बढ़ा और एक लड़के को लगभग मुक्का मारते हुए बोला, अपनी गंदी सोच को कंट्रोल में रखो, ईशानी मेरी बहन की तरह है, उसके बारे में मैं कोई भी बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वैसे भी तुम लोगों को फिलहाल रेस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग ईशानी से हार गए तो फिर बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। उद्धरण चिन्ह। आरुष की बात सुनकर सभी हैरानी से उसे देखने लगे। क्या ये स्कूल गर्ल यहाँ पर रेस में पार्टिसिपेट करने आई थी? उद्धरण चिन्ह। आखिर वो कितने साल की थी? लगता है कि उन सब के कान खराब हो गए हैं, यार फिर शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ईशानी वहां पर रेस में पार्टिसिपेट करने आई थी। शाहिद आरुष की बात सुनकर हंसने लगा। उसने अपने साथ शॉर्ट ड्रेस पहने खड़ी हैवी मेकअप वाली लड़की को दूर धकेल दिया और फिर ईशानी के पास आकर उससे बोला, क्या तुम सच में यहाँ रेस में पार्टिसिपेट करने आए हो? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये रेस तुम जैसी नाजुक लड़कियों के लिए नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे साथ मेरी कार में बैठ जाओ और मैं तुम्हें एक राउंड के 1 लाख रुपए दूंगा, क्या कहती हो? उद्धरण चिन्ह। शाहिद के इतना कहते ही वो हैवी मेकअप वाली लड़की ईशानी को गुस्से से घूर कर देखने लगी। करण ने जब कार के बाहर का माहौल बिगड़ते हुए देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वो बाहर जाकर ईशानी की मदद करना चाहता था, मगर रेहान अभी भी शांति से कार में बैठा हुआ था, इसलिए करण की हिम्मत नहीं हो रही थी कार से बाहर जाने की। आखिर में ईशानी ने एक सहानुभूति से भरी नजर शाहिद पर डाली और उसे अपनी नीली घमंड भरी नजरों से देखने लगी। वो 2 कदम आगे आए और अपने दोनों को आपस में बांधते हुए देखने लगी। बस 1 लाख, क्या तुम सिर्फ इतना ही दे सकते हो? उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर आरुष जोर से हंस पड़ा, वही शाहिद शर्मिंदा हो गया। आउच! ईशानी की जुबान अभी भी काफी जहरीली थी, आरुष ने अपने मन में सोचा। तभी शाहिद गुस्से से गुर्राते हुए ईशानी को घूर कर बोला, यू लिटिल बिच। मगर इससे पहले कि वो ईशानी के करीब पहुंच पाता कार में बैठे रेहान और करण कार से बाहर आ गए। करण को देखते ही शाहिद ने उसे पहचान लिया। देहरादून में शायद ही कोई ऐसा होगा जो करण सिंघानिया को ना पहचानता हो। करण वो वहां देखकर शाहिद हैरान रह गया। देहरादून में सिंघानिया फैमिली का स्टेटस काफी ऊंचा था, हालांकि देहरादून उनके अंडर आता भी नहीं था, मगर फिर भी सिंघानिया परिवार की देहरादून पर काफी मजबूत पकड़ थी। शाहिद करण को वहां देखकर चौंक चुका था। वो जानता था कि वो करण को नाराज करने का रिस्क नहीं उठा सकता था। इस वक्त वहां मौजूद हर शख्स किसी न किसी रईस और नामचीन परिवारों में से था, मगर उनमें से कोई भी सिंघानिया परिवार का मुकाबला करने के लायक नहीं था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करण सिंघानिया जैसी इतनी बड़ी हस्ती राइडर्स हिल में क्या कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। करण आराम से अपनी कार से टिककर खड़ा हो गया, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। उसने सबको नजरअंदाज किया और सीधा ईशानी से बोला, ईशानी, अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे या धमकाने की कोशिश करे तो तुम सीधा उस शख्स के बारे में मुझे बताना, मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। करण के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चुप करा दिया। वही शाहिद भी अब करण को देखकर थोड़ा घबराने लगा था। उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट ओढ़ी और ईशानी की तरफ इशारा करते हुए करण से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या ये लड़की आपके साथ है? उद्धरण चिन्ह। ये सवाल सुनकर करण ने तुरंत रेहान की तरफ देखा और एक पल के लिए उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी हिम्मत नहीं थी इस सवाल का जवाब देने की। ईशानी साथ तो थी, मगर उसके नहीं। तभी रेहान कार के पीछे से आगे आया और ईशानी को देखने लगा। उसे देखकर वहां मौजूद लड़कियों का दिल धड़कना भूल गया। उसके काले बाल, गहरी हेजल आंखें, लंबी नाक, तिखी जॉलाइन और उसका परफेक्ट चेहरा देखकर सभी लड़कियां मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। सच में भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया था उसे, मगर उसके आसपास का ऑरा बेहद डरावना और कोल्ड था, जिस वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं थी उसके करीब जाने की। रेहान की मौजूदगी ने वहां पर जमा हुई भीड़ को पूरी तरह से शांत कर दिया था। रेहान ईशानी के बगल में आकर खड़ा हो गया और अपनी नजरें उठाकर शाहिद की तरफ देखते हुए बोला, आज की रेस के लिए हाईएस्ट प्राइज मनी कितना है? उद्धरण चिन्ह। शाहिद राइडर्स हिल में अक्सर आया करता था, वो यहाँ का एक रेगुलर रेसर था और साथ ही साथ उसने कई कॉम्पिटिशन्स होस्ट भी किए थे। मगर रेहान को सामने देखकर ना जाने क्यों डर के मारे उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। हालांकि उसने तुरंत खुद को संभाला और बहुत ही रिस्पेक्टफुली रेहान के सवाल का जवाब दिया। 10 लाख, आज का हाईएस्ट प्राइज मनी 10 लाख यानी कि 1 मिलियन है। पता नहीं क्यों शाहिद को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सामने खड़े इस डरावने मगर हैंडसम शख्स को किसी भी कीमत पर ऑफेंड नहीं कर सकता था। शाहिद का जवाब सुनकर रेहान ने ईशानी की तरफ देखा, फिर शाहिद को देखते हुए दोबारा बोला, तुम इस लड़की के साथ रेस लगाओगे और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये सुनते ही शाहिद की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वही वहां मौजूद भीड़ भी 50 लाख सुनकर जोर जोर से हुटिक करने लगी।
रेस का प्राइज मनी एकदम से 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया था। 50 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। लगता है आज रात की रेस काफी एक्साइटिंग होने वाली है। वही 50 लाख सुनकर शाहिद की आंखें भी चमक उठी। उसे पूरा भरोसा था कि ये 50 लाख आज उसके ही खाते में आने वाले हैं। हो, वैसे भी वो एक लड़की से कभी हारने नहीं वाला था। उद्धरण चिन्ह। उसने एक नज़र ईशानी की तरफ देखा और फिर रेहान से बोला, मुझे मंजूर है, अगर मैं जीता तो प्राइज मनी मेरा और अगर मैं हार गया तो 50 लाख इस लड़की के हुए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईशानी ने अपनी बाहें सिकोड़ ली और रेहान की तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी की प्रॉब्लम क्या थी। इसे हर जगह अपनी टांग क्यों अड़ानी होती है। उद्धरण चिन्ह। उसने रेहान को अपनी गहरी नीली नजरों से देखा और बेहद सपाट लहजे में बोली, अगर मैं हारी तो मेरे पास 50 लाख नहीं है इस जोकर को देने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रेहान ने ईशानी की तरफ देखा और अचानक ही थोड़ा आगे की तरफ झुक गया। उसका चेहरा अब ईशानी के चेहरे के बिल्कुल सामने था। उसकी गहरी हेजल आंखें इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि ईशानी भी एक पल के लिए उन आंखों में डूबने से खुद को रोक नहीं पाई। रेहान इस वक्त ईशानी के इतना करीब था कि ईशानी उसके पास से आती लेवेंडर की फैंट खुशबू को साफ साफ महसूस कर सकती थी। रेहान ने ईशानी की नीली आंखों में देखा और अपने पलते लाल होठों को हल्का सा हिलाते हुए अपनी आलस भरी आवाज में कहा, रेस जल्दी खत्म करना, तुम्हें घर जाकर अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी और रेहान इस वक्त एक दूसरे के इतने करीब थे कि ईशानी उसकी आंखों में अपना अक्स भी साफ साफ देख सकती थी। उसकी मैग्नेटिक और डिप वॉइस ऐसी थी मानो जैसे कि कानों में कोई पियानो बज रहा हो। अचानक ही ईशानी को एहसास हुआ कि वो रेहान के बेहद करीब खड़ी थी, इसलिए उसने तुरंत अपने कदम पीछे लिए और रेहान से थोड़ा दूर होकर बोली, ओके। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस हरकत पर रेहान ने अपनी बाहें चढ़ा ली और फिर वो भी सीधा खड़ी हो गया। उसने आरुष की तरफ अपनी आलसाई हुई नजरों से देखा और धीमी आवाज में बोला, ईशानी की कार कहाँ है। ये सुनते ही आरुष ने तुरंत कुछ काज के साथ पार्किंग में खड़ी एक रेड कलर की सुपर कार की तरफ इशारा कर दिया। वह कार तो असल में आरुष की थी, मगर उस कार के बारे में ईशानी आरुष से भी ज्यादा जानती थी। वो ईशानी ही थी जिसने उस कार को रिपेयर और फिर मॉडिफाई किया था ताकि वो कार रेसिंग ट्रैक पर आराम से दौड़ सके। उस कार को देखकर रेहान ईशानी से बोला, लेट्स गो। ये सुनकर ईशानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा मगर वो तब तक उस कार की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका था। करण भी ये देखकर हैरान था। रेहान। उसने रेहान को रोकने की कोशिश की मगर रेहान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। करण ने ये देखकर अपना सर पकड़ लिया। ये आदमी अभी हाल ही में जाकर थोड़ा ठीक हुआ, ऐसे में उसे एक रेसिंग कार के अंदर नहीं बैठना चाहिए था। मगर इससे पहले कि करण उसे रोक पाता, उसने देखा कि रेहान पहले से ही कार के पास पहुंच चुका था। रेहान खामोशी से ईशानी की तरफ देखने लगा। उसकी खामोशी का मतलब साफ था कि आज वो ईशानी का रेसिंग पार्टनर बनने वाला था। वो रेस के दौरान ईशानी के साथ कार के अंदर बैठने वाला था। असल में आरुष भी रेस के दौरान ईशानी के साथ कार में बैठना चाहता था, मगर जब उसने रेहान को कार के पास खड़ा देखा तो उसने इस वक्त चुप रहना ही बेहतर समझा। ईशानी को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रेहान उसके साथ कार में बैठना चाहता था। क्या वो कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रहा था ईशानी पर? क्या उसे इस बात का जरा सा भी डर नहीं था कि अगर ईशानी से कोई गलती या एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। राइडर्स हिल की सड़कें बिल्कुल किसी सांप की तरह घुमावदार थी। पूरे रेसिंग ट्रैक में कुल मिलाकर 7 मोड़ थे और सड़क के अगल बगल गहरी खाई थी, क्योंकि ये जगह पहाड़ी के ऊपर बनी हुई थी। राइडर्स हिल पर एक प्रोफेशनल रेसर को भी सोच समझकर ड्राइवर करना पड़ता था। जरा सी लापरवाही और खतरा सीधा जान का हो सकता था, इसलिए करण ईशानी को यहां आने से रोकना चाहता था। इतना सब कुछ जानने के बाद भी रेहान ईशानी के साथ रेस के दौरान कार में बैठना चाहता था। ईशानी प्लीज, कार ड्राइव करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना, तुम्हारी सेफ्टी प्राइज मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज बी केयरफुल। करण ने बेहद सीरियस होते हुए कहा। करण जैसे मस्तमौला इंसान को सीरियस देखकर ईशानी भी थोड़ा चौंक गई। वो महसूस कर सकती थी कि करण इस वक्त काफी नर्वस था। ईशानी ने नोटिस किया कि करण काफी घबराया हुआ भी लग रहा था। शायद वो भी रेहान की हेल्थ को लेकर परेशान था। 18 ईशानी विंस द रेस। करण की बात सुनकर ईशानी ने एक नज़र कार के अंदर बैठे रेहान की तरफ देखा और फिर अपनी गंभीर आवाज में करण से बोली, डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगी। उद्धरण चिन्ह। रूम। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज के साथ 2 सुपरकार स्टार्टिंग लाइन के पास एक दूसरे के अगल बगल खड़ी थी। इंजन की तेज आवाज ने वहां मौजूद भीड़ में एक अलग ही जोश पैदा कर दिया था। अंधेरी रात के सन्नाटे को तोड़ती हुई लोगों की चीखें और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा राइडर्स हिल गूंज रहा था। ईशानी और शाहिद के बीच का मुकाबला पहले ही वहां मौजूद भीड़ के लिए काफी रोमांचक था, मगर उससे भी बड़ी बात यह थी कि रेहान इस वक्त ईशानी के साथ उसकी कार में बैठा था।
मगर उस एक्साइटेड क्राउड के कंपैरिजन में ईशानी इस वक्त काफी शांत थी। उसने पहले पूरी कार को ठीक से चेक किया और फिर अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमा दिए। उसने रेहान की तरफ देखा और बेहद शांति से बोली, सीट बेल्ट। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर रेहान ने अपनी सीट बेल्ट लगाई और फिर ईशानी को अपनी अलसाई हुई नजरों से देखते हुए बोला, तुमने इससे पहले कितनी रेस जीती है? उद्धरण चिन्ह। यही कुछ 10 या 12, ईशानी ने अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते हुए जवाब दिया। असल में ईशानी के कार रेस में पार्टिसिपेट करने का कारण उसके पिता सुरेश शर्मा थे, जो कि इस वक्त जेल में अपनी सजा काट रहे थे। उन्होंने शराब के नशे में धुत होकर अपनी कार से एक एक्सीडेंट कर दिया था, जिसका सीधा असर ईशानी की जिंदगी पर भी पड़ा था। उसके पिता की वजह से लोग उसे भी ताने मारते थे। जब ईशानी छोटी थी तब उसे समझ नहीं आता था कि लोग आखिर उसे क्यों ताने मारते थे। उसे बस इतना पता था कि शराब और कार ने उसके माता पिता को उससे दूर कर दिया था, इसलिए ईशानी बचपन से भी सड़क पर आती जाती हर कार को बहुत ध्यान से देखा करती थी और उसे पता भी नहीं चला कि कब वो इन कार्स में इंटरेस्ट लेने लगी। उसने अपने इस इंटरेस्ट के चलते कार्स के बारे में कई मैगजीन्स भी पढ़ी थी और वह कभी कभी कार रिपेयरिंग शॉप के भी चक्कर लगाया करती थी। उस कार रिपेयरिंग शॉप के मालिक को ईशानी की हालत के बारे में सब कुछ पता था, जिस वजह से उसे ईशानी से काफी सहानुभूति भी महसूस होती थी, और क्योंकि ईशानी उस वक्त बेहद क्यूट भी थी, इसलिए उस कार रिपेयरिंग शॉप के ओनर ने उसे अपनी दुकान में काम पर रख लिया। उसने ईशानी को कार के बारे में छोटी से बड़ी हर चीज सिखाई और धीरे धीरे बीतते वक्त के साथ ईशानी कार ड्राइव करने में और मॉडिफाई करने में माहिर होती चली गई। और फिर वो दिन भी आया जब ईशानी को एक प्रोफेशनल रेस में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिला। उस दुकान के मालिक ने जब ईशानी का टैलेंट देखा तो उसने ईशानी को कार रिपेयरिंग और मॉडिफाई करने के लिए एक फुल टाइम जॉब भी ऑफर की। जिस दिन ईशानी उस शॉप में काम करके थक जाती थी, उस दिन वो वहां से एक कार लेकर अकेले ड्राइव पर निकल जाती थी। उसे असल में रेसिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये बस उसके लिए पैसे कमाने का एक जरिया बन चुका था। मगर 1 साल पहले हुए उस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। इसके अलावा जब उसकी दादी को 1 साल पहले हुई घटना के बारे में पता चला तो वो भी उस दिन गुस्से से पागल हो गई थी। ईशानी की दादी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, उन्होंने कभी उसे डांटना तो दूर उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। मगर 1 साल पहले जो हुआ उसकी वजह से उन्हें इतना गुस्सा आया था कि वो ईशानी के सामने फूट फूट कर रोई थी और उन्होंने अपनी तबीयत भी खराब कर ली थी। वो जानती थी कि उनके बेटे के हाथों कार से हुए उस एक्सीडेंट की वजह से उनका पूरा परिवार तबाह हो चुका था, इसलिए वो ईशानी को कार से जितना हो सके दूर रखना चाहती थी। उस दिन ईशानी ने कसम खाई थी कि वो अब कभी कार को हाथ भी नहीं लगाएगी। मगर अब जब ईशानी अपनी एक पूरी जिंदगी जी चुकी थी, तब जाकर उसे ये समझ आया कि कुछ चीजों से हम अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकते थे, जैसे कि ये कार रेसिंग। उसकी दादी माँ भी शायद अब उसे रोक नहीं सकती थी। तभी एक तेज विसल की आवाज से ईशानी अपने ख्यालों से बाहर आ गई। उसने कार स्टार्ट की और उसकी नजरें सामने की ओर टिक गई। तभी रेहान ने ईशानी के सीरियस चेहरे की तरफ देखा और हंसते हुए मजाक में उससे बोला, मैं अब अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही एक गन शॉट की आवाज ईशानी के कानों में पड़ी और इसी के साथ उसने कार के पैडल पर कदम रखा और तेजी से उस रेड कलर की स्पोर्ट्स कार को लेकर आगे बढ़ गई। शाहिद की येलो सुपर कार भी ईशानी की कार के साथ ही आगे बढ़ गई। दोनों ही कार्स इस वक्त हवा से बातें कर रही थी और धुआं उड़ाते हुए वो दोनों ही कारें लोगों की नजरों से गायब हो गई। कार की स्पीड देखकर भीड़ के बीच में खड़े करण की हालत खराब हो गई, उसे ना जाने क्यों कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। तभी आरुष मुस्कुराते हुए उससे बोला, करण भाई आप टेंशन मत लो, देखना ये रेस तो ईशानी ही जीतेगी। भले ही शाहिद राइडर्स हिल का एक प्रो रेसर था, मगर आज उसका मुकाबला ईशानी से था और आरुष को ईशानी की स्किल्स पर पूरा भरोसा था। अचानक ही उसे अपना वक्त याद आ गया जब उसने ईशानी से एक बार रेस लगाई थी और वो बुरी तरह से हार गया था। ये सोचते ही आरुष ने एक लंबी आह भरी और फिर मन ही मन शाहिद के लिए प्रार्थना करने लगा। वो जानता था कि ईशानी से 50 लाख रुपए हारने के बाद शाहिद को घर पर बहुत मार पड़ने वाली है। वही करण ने आरुष की बात सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहा। उसे हार या जीत की चिंता नहीं थी, उसे बस रेहान की फिक्र हो रही थी। ईशानी की कार एक असामान्य गति से ऊपर पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी। उसकी कार की स्पीड इतनी तेज थी कि कार की खिड़की से बाहर का नजारा देखना भी नामुमकिन था। शाहिद की कार भी ईशानी की कार के पीछे ही थी। शाहिद उस जगह को काफी अच्छे से जानता था, उसने यहाँ पर कई बार ना जाने कितने लोगों से रेस लगाई थी, इसलिए उसे पता था कि राइडर्स हिल पर तेजी से और सेफली कैसे ड्राइव करना है। और तीसरा मोड़ आते ही शाहिद ईशानी की कार को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया। वो दोनों जितना ऊपर की तरफ जा रहे थे, उतनी ही सड़कें सक्रिय होती जा रही थी। इसका मतलब साफ था कि जैसे जैसे रेस आगे बढ़ेगी वैसे ईशानी को शाहिद से आगे निकलने में परेशानी हो सकती थी। ईशानी को भी इस बात का एहसास तब हुआ जब शाहिद उससे आगे निकल गया। उसने अपनी आंखें छोटी की और फिर शाहिद की कार के ठीक पीछे अपनी कार ड्राइव करने लगी, मगर उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे वो शाहिद की कार से आगे निकलने की कोशिश कर रही हो। शाहिद भी ये देखकर थोड़ा चौंक गया। दोनों कारें एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर एक दूसरे के आगे पीछे चल रही थी। शाहिद ने अपनी कार के रियरव्यू मिरर से पीछे आ रही ईशानी की कार को देखा और मुस्कुराते हुए खुद से बोला, हो बेवकूफ लड़की, मुझे चैलेंज करने चली थी, अब देखो मैं तुम्हें कितनी बुरी तरह से हराता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राइडर्स हिल के मोड़ काफी खतरनाक थे और जैसे जैसे ईशानी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ये मोड़ और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। बस थर्ड और सिक्स्थ टर्निंग पॉइंट ही 2 ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जहां पर ईशानी शाहिद की कार को ओवरटेक कर सकती थी और ये बात ईशानी ने नोटिस कर ली थी। हालांकि वो तीसरा टर्निंग पॉइंट क्रॉस कर चुकी थी और अब उसके पास बस एक ही मौका बचा था और वो था छठवां टर्निंग पॉइंट।
दोनों कारें फुल स्पीड में आगे बढ़ रही थी मगर ईशानी अभी भी शाहिद से पीछे थी। अब तो सभी को यही लग रहा था कि ईशानी हारने वाली है। जल्द ही दोनों कारें छठवें मोड़ पर पहुंच चुकी थी। शाहिद की कार ने जैसे ही उस छठवें मोड़ को पहले क्रॉस किया वैसे ही भीड़ में खड़ी एक लड़की अपनी स्टॉपवॉच देखकर एक्साइटमेंट के मारे चिल्लाते हुए बोली, शाहिद ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने बस 11 मिनट और 36 सेकंड में छठवां मोड़ पार कर लिया। उद्धरण चिन्ह। ये शाहिद का अब तक का सबसे तेज और कम टाइम में बना हुआ रिकॉर्ड था। शाहिद ने एक बार फिर अपने रेयर व्यू मिरर से ईशानी की कार को देखा और मुस्कुरा दिया। उसने शाहिद की कार को ओवरटेक करने का आखिरी मौका भी गंवा दिया था। अब तो शाहिद की जीत पक्की थी। उद्धरण चिन्ह। जल्दी वो दोनों आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके थे। राइडर्स हिल का ये सांतवां और आखिरी मोड़ काफी खतरनाक था। इनफैक्ट इस टर्निंग पॉइंट पर कई एक्सीडेंट्स भी हो चुके थे। अगर किसी ड्राइवर ने जरा सी भी लापरवाही की तो इसका मतलब था कि उसका सामना सीधा मौत से होगा। इस आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही शाहिद ने भी अपनी कार की स्पीड थोड़ी कम कर ली, मगर तभी उसने देखा कि ईशानी की कार तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। ये देखकर शाहिद के साथ साथ पूरी भीड़ भी चौंक गई। वो इतने डेंजरस पॉइंट पर भी अपनी कार की स्पीड कम नहीं कर रही थी। क्या वो पागल हो चुकी थी? उद्धरण चिन्ह। बस कुछ ही सेकंड्स में सबकी हैरान नजरों के सामने ईशानी की कार ने शाहिद की येलो स्पोर्ट्स कार को पीछे छोड़ दिया और फिनिशर लाइन सबसे पहले पार कर ली। वहीं जब ईशानी की कार शाहिद की कार के बगल से गुजरी तो उसके मुंह से अचानक ही गाली निकल गई, पागल लड़की, ये काफी सुइसाइडल और डेंजरस था, तुम खुद तो मरोगी साथ में दूसरों को भी लेकर मरोगी। उद्धरण चिन्ह। अचानक ही उसने कार को ब्रेक लगा दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो ब्रेक नहीं लगाता तो शायद वो और उसकी कार दोनों ही इस वक्त खाई में होते। ईशानी की रेड सुपर कार एक एबनॉर्मल स्पीड के साथ शाहिद की कार को उस सकरी सी सड़क पर से ओवरटेक करके आगे निकल गई थी। अगर उससे जरा सी भी गलती हो जाती तो शायद उसकी कार स्पीड की वजह से स्लीप होकर सीधा नीचे खाई में गिर जाती, मगर ईशानी ने बड़ी ही आसानी से इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर दिखाया था। सड़क पर उठ रही कार के टायरों की आवाज कान को सून कर देने वाली थी। हालांकि ये बहुत ही डेंजरस नजारा था। एक पल के लिए वहां मौजूद भीड़ ने भी अपनी सांसें रोक ली थी। वही शाहिद को जब तक होश आया तब तक ईशानी उससे बहुत आगे निकल चुकी थी। उसकी घबराहट अचानक ही बढ़ गई। उसने ईशानी की कार का पीछा करना चाहा मगर अब काफी देर हो चुकी थी। आखिर में ईशानी ने फिनिशर लाइन पार कर इस रेस को जीत लिया था। 13 मिनट और 14 सेकंड। ये एक नया रिकॉर्ड था। ईशानी ने आज राइडर्स हिल में एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। उद्धरण चिन्ह। पूरी भीड़ जोर जोर से चिल्लाकर और तालियां बजाकर ईशानी की तारीफ कर रही थी। आज ईशानी ने अपनी ड्राइविंग स्किल से सभी को बेहद इंप्रेस कर दिया था। तभी भीड़ में से कोई जोर से चीखा, उस लड़की ने रेस जीत ली है। अब राइडर्स हिल के रूल्स के मुताबिक उसे अपने पैसेंजर सीट पर बैठे पार्टनर को किस करना होगा। ये सुनते ही एक बार फिर पूरी भीड़ का उत्साह बढ़ गया। 19 किसिंग प्रैंक। ईशानी के रेस जीतते ही पूरी भीड़ जोर जोर से चिल्लाकर और तालियां बजाकर ईशानी की तारीफ करने लगी। आज ईशानी ने अपनी ड्राइविंग स्किल्स से सभी को बेहद इंप्रेस कर दिया था। तभी भीड़ में से कोई जोर से चीखा, उस लड़की ने रेस जीत ली है। अब राइडर्स हिल के रूल्स के मुताबिक उसे अपने पैसेंजर सीट पर बैठे मेल पार्टनर को किस करना होगा। ये सुनते ही एक बार फिर पूरी भीड़ का उत्साह बढ़ गया। सभी जोर जोर से चीख करने लगे और कुछ लोग तालियां और सीटियां बजाकर ईशानी का हौसला बढ़ाने लगे। वही ईशानी ये सब सुनकर स्तब्ध हो चुकी थी। उसे राइडर्स हिल के ऐसे किसी भी रूल के बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो वो रेहान को कभी अपने कार की पैसेंजर सीट पर बैठने ही नहीं देती। उसने अपना सर घुमाकर अपने बगल में बैठे रेहान की तरफ देखा, जो कि इस वक्त खामोशी से अपना सर झुकाए बैठा हुआ था। उसके माथे पर बिखरे बालों ने उसकी आंखों को भी ढक दिया था। उसकी परफेक्ट जॉ लाइन इस वक्त काफी टेनिस्ट लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रेहान की पूरी बॉडी की नसें तन चुकी थी। उसकी आंखें इस वक्त एक धुंधली काली परछाई के पीछे छुप चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धुंध की परत ने उसकी गहरी हेजल आंखों को ढक दिया था। ईशानी को समझ नहीं आया कि आखिर अचानक से रेहान इतना खामोश क्यों हो गया। उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा था ये ईशानी समझ नहीं पा रही थी। ईशानी का दिल अब घबराहट के मारे जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रेहान के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। मिस्टर रायचंद, ईशानी ने उसे पुकारा। ईशानी की क्लियर आवाज रेहान के कानों में पड़ते ही रेहान का ट्रांस एकदम से टूट गया। उसके दिमाग में चलती धुंधली यादों की तस्वीर एक एक कर टूटने लगी। उसने अपनी पलकें 3-4 बार फड़फड़ाई और धीरे धीरे अपने होश में वापस आने लगा। वो सीट पर पीछे की तरफ झुक गया और उसने अपने शर्ट की ऊपरी 2 बटन्स खोल दी। आखिरकार उसे इन घुटन भरी फीलिंग से थोड़ी राहत मिल गई थी। ईशानी की आवाज ने उस पर बिल्कुल किसी जादू की तरह काम किया था। उद्धरण चिन्ह। वही ईशानी ने जब रेहान की साइड प्रोफाइल को देखा तो उसका दिल एकदम से धड़क उठा। उसकी शर्ट के बीच से झांकता उसका ब्रॉड और बेदाग सीना बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रहा था। ईशानी ने तुरंत उस पर से अपनी नजरें फेर ली। इट वॉज टू मच फॉर हर टू हैंडल। तभी ईशानी को याद आया कि उसके पिछले जन्म में रेहान देहरादून अपना ट्रीटमेंट करवाने आया था, और ये याद आते ही वो परेशान हो गई। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और रेहान की तरफ देखते हुए अपनी परेशानी भरी आवाज में बोली, मिस्टर रायचंद। उद्धरण चिन्ह। रेहान, जो कि खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद किए बैठा था, वो ईशानी के पुकारते ही हल्का सा मुस्कुरा उठा। उसकी आवाज में सच में जादू था। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने अपनी आंखें खोली और ईशानी को देखने लगा। हालांकि उसकी नजरें बेहद गहरी थी, मगर ईशानी को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी पूरी दुनिया रेहान की उन 2 नजरों में समा गई हो। रेहान का बिहेवियर उसे इस वक्त काफी आलस भरा लग रहा था। उसके हैंडसम से चेहरे को इतने करीब से देखकर वो अपनी जगह पर ही जम चुकी थी। ईशानी उस आदमी के चाम में पूरी तरह से खो चुकी थी।
वही बाहर देखने पर भीड़ को ऐसा लग रहा था जैसे कि ईशानी रेहान को किस करने के लिए आगे बढ़ रही थी। उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर भीड़ और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, मगर किसी को भी ये नहीं पता था कि ईशानी को इस वक्त बस रेहान के हेल्थ की फिक्र हो रही थी। वो रेहान से पूछने ही वाली थी कि क्या वो ठीक है, मगर उससे पहले ही रेहान ने अचानक एक हल्की सी हंसी के साथ ईशानी को देखा और कहा, यू लिटिल गर्ल, आखिर तुम सोच क्या रही हो। रेहान के इतना कहते ही ईशानी के शब्द उसकी जुबान पर ही रुक गए। हो, उद्धरण चिन्ह, लिटिल गर्ल, उद्धरण चिन्ह, आखिर उसके कहने का मतलब क्या था। ईशानी को समझ नहीं आया था। उसने हैरानी से रेहान की तरफ देखा, मगर तब तक वो कार से बाहर निकल चुका था। कार के बाहर मौजूद भीड़ ने जब ये नज़ारा देखा तो वो सभी सदमे चले गए। क्या दी रेहान रायचंद गे था, अरे इतनी खूबसूरत लड़की उसे खुद से आगे बढ़कर किस करने वाली थी और उसने उस लड़की को बेरुखी से रिजेक्ट कर दिया। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने जब भीड़ के इस कमेंट को सुना तो उसने अपनी भौहें चढ़ा ली। वही जब ईशानी ने ये सुना तो उसका दिमाग घूम गया। अब उसे रेहान की कही हुई बात का मतलब समझ आ गया था। उसे सच में बेहद गुस्सा आ रहा था। वो तो बस रेहान की फिक्र कर रही थी और सबने उसे गलत समझ लिया था। हो, ईशानी रेहान को किस करने की कोशिश कर रही थी। क्या वो भीड़ पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। वो लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते थे। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने एक जोरदार आवाज के साथ गुस्से में कार का दरवाजा बंद किया और रेहान को इग्नोर कर आगे बढ़ने लगी। उसकी इस हरकत पर रेहान ने अपनी आंखों को छोटी कर कुछ पल तक ईशानी को घूरा और फिर अचानक ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। लगता है आज उसने इस लिटिल गर्ल को कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया है। उद्धरण चिन्ह। अचानक ही रेहान भीड़ की तरफ मुड़ा और सबको देखते हुए बोला, ऑलराइट एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। ईशानी को घर जाकर अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना है। उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद भीड़ रेहान रायचंद को पहले ही पहचान चुकी थी। वो अक्सर अखबारों में और सुर्खियों में छाया रहता था। इसलिए जब उसने सबको मना कर दिया तो किसी भी हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की और इसी के साथ किस वाला वो छोटा सा प्रैंक भी खत्म हो गया। हाँ, मिस्टर रायचंद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काफी देर हो रही है, बेहतर यही होगा ईशानी कि तुम घर जाकर सोने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लो। उद्धरण चिन्ह। हाँ ईशानी, तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। भीड़ में मौजूद लोगों के मुंह से इन शब्दों को सुनकर ईशानी अवाक रह गई। वो सभी रेहान की हाँ में हाँ मिला रहे थे। हद होती है चापलूसी की भी। ईशानी उस भीड़ के आगे बिल्कुल निशब्द हो चुकी थी। तभी रेहान ने शाहिद की तरफ देखा और अपनी कोल्ड आवाज में बोला, कल दोपहर 12 बजे तक ईशानी के अकाउंट में पूरे 5 मिलियन आ जाने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रेस हारने के बाद शाहिद पहले से ही गुस्से में था और जब उसने रेहान की धमकी को सुना तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसकी अतड़ियां तक दर्द करने लगी थी। इसमें कोई शक नहीं कि शाहिद अमीर था, मगर 15 मिनट के अंदर अंदर 50 लाख रुपए हारना उसके लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। उसके परिवार तक अगर ये बात गई तो उसे पिटने से कोई नहीं बचा सकता था। मगर शाहिद इस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि रेहान रायचंद की बात को टालने की हिम्मत उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उसने अपने दांत बिचल लिए और अपनी मुट्ठियों को कसते हुए बोला, आप फिक्र ना करें मिस्टर रायचंद, मैं 50 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं दूंगा ईशानी को। ये सुनते ही ईशानी ने एक राहत की सांस ली। उसने एक बार फिर रेहान की तरफ देखा और सोच में पड़ गई। क्या थोड़ी देर पहले कार के अंदर वो कुछ अजीब बर्ताव नहीं कर रहा था, और अब वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। वो कार से टिक कर खड़ा था और उसके चेहरे को देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो बीमार है। तो क्या उसकी सारी चिंताएं बेवजह थी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी से रेस हारने के बाद शाहिद काफी शर्मिंदा हो चुका था, इसलिए वो तुरंत अपने ग्रुप के साथ वहां से चला गया। इधर आरुष, जो कि करण के कार की बोनट पर बैठा रेस एंजॉय कर रहा था। ईशानी के जीतने के बाद वो कार की बोनट से नीचे कूद गया और फिर करण से बोला, देखा करण भाई, मैंने कहा था ना आपसे कि ये रेस हमारी ईशानी ही जीतेगी। उद्धरण चिन्ह। खुद आरुष भी ईशानी को नहीं हरा सकता था तो फिर एक मामूली सा रेसर शाहिद किस खेत की मूली था। करण ने आरुष की बात सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें तो बस रेहान पर टिकी हुई थी और वो कुछ परेशान भी लग रहा था। वो रेहान के पास आया और उसे ध्यान से देखते हुए बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना। उद्धरण चिन्ह। उसका सवाल सुनकर रेहान ने अपनी पैंट की पॉकेट में अपना एक डाला और फिर मुस्कुराते हुए करण से कहा, कुछ ज्यादा नहीं, मैंने बस एक लिटिल गर्ल को सबके सामने किस करने से रिजेक्ट कर उसे गुस्सा दिला दिया है। उद्धरण चिन्ह। रेहान का जवाब सुनकर करण ने उसे अजीब नजरों से घूरा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रेहान क्या करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसने भीड़ में से किसी को कहते हुए सुना था कि रेस जीतने वाले को अपने पार्टनर को किस करना होता है। उसने एक नजर ईशानी की तरफ देखा और बेबसी से अपना सर नामे हिला दिया। बेचारी ईशानी रेहान जैसे चालाक लोमड़ने के साथ फंस चुकी थी। उद्धरण चिन्ह। वही जब आरुष ने रेहान की बात सुनी तो उसने भी तुरंत ईशानी की तरफ देखा, जो कि एक ब्लैंक चेहरे और कंफ्यूज नजरों के साथ सबको देख रही थी। उसके चेहरे पर रेस जीतने की कोई खुशी नहीं थी। आरुष को लगा कि रेहान के सबके सामने उसे किस करने से मना करने की वजह से ईशानी शर्मिंदा हो गई है। उसने अपना सिर खुजलाया और एक स्माइल के साथ बोला, सॉरी, मैं तुम्हें राइडर्स हिल का ये बेकार सा रूल बताना भूल गया था। मेरी गलती की वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा, बट डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम से मैं रेस के वक्त तुम्हारे साथ बैठूं। उद्धरण चिन्ह। मगर इससे आगे वो कुछ कह पाता कि तभी उसे किसी की ठंडी नजरें अपने ऊपर महसूस हुई। आरुष ने मुड़कर देखा तो पीछे सिर्फ रेहान खड़ा था। रेहान ने उसे इग्नोर किया और ईशानी की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसका लहजा बेहद साफ और सपाट था, जहां ईशानी के मना करने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी।
ईशानी रेहान को गुस्से में पलटकर जवाब देना चाहती थी, मगर जब उसे याद आया कि उसके सामने खड़े इस कोल्ड आदमी ने उसकी 50 लाख रुपए जीतने में मदद की है, तो उसने अपने गुस्से को काबू में कर लिया। पैसों की खातिर उसने रेहान की इस गलती को माफ कर दिया था। वो लोग जैसे ही आगे बढ़े कि तभी शाहिद पीछे से आते हुए बोला, हेयर वेट। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुड़कर देखा तो शाहिद उससे बोला, इस बार तो तुम जीत गई, मगर अगली बार इतनी आसानी से नहीं जीत पाओगी। उद्धरण चिन्ह। शाहिद एक घमंडी और अहंकारी लड़का था और आज उसकी हार ने उसे सबके सामने बहुत शर्मिंदा कर दिया था, जिस वजह से वो ईशानी को हराकर अपनी खोई हुई रेपुटेशन को वापस कमाना चाहता था। ईशानी उसे मना करना चाहती थी, मगर उससे पहले ही रेहान बोल पड़ा, ईशानी अगली बार किसी भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वो इस वक्त 12th स्टैंडर्ड में है और ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पास लोगों के साथ रेस लगाने का या फिर खेलने कूदने का वक्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रेहान की बात सुनकर शाहिद एक बार फिर शर्मिंदा हो गया। वो एक स्कूल गर्ल से हार गया था, ये बेहद शर्मनाक था। ईशानी ने वैसे भी इस रेस में सिर्फ पैसों के लिए हिस्सा लिया था, उसका आगे किसी भी रेस में पार्टिसिपेट करने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए वो भी रेहान की बातों से पूरी तरह से सहमत थी। शाहिद का उतरा हुआ चेहरा देखकर करण ने उसे तरस भरी नजरों से देखा और फिर मुस्कुराते हुए ईशानी से बोला, लेट्स गो ईशानी। करण के इतना कहते ही 4 लोगों का वो ग्रुप शाहिद को पीछे छोड़ आगे बढ़ गया। चैप्टर 20। ईशानी का घर लेट वापस आना। ईशानी रेहान के साथ करण की कार में बैठ गई, वही आरुष अपनी कार लेकर पहले ही वहां से निकल चुका था। करण की कार देहरादून की सड़कों पर तेजी से चल रही थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। रेहान पैसेंजर सीट पर बैठा था जबकि ईशानी अपने बैग के साथ कार की बैक सीट पर बैठी थी। रास्ते भर कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल हुई थी। कार के बेदी विला के बाहर रुकते ही रेहान ने ईशानी से कहा, मैंने जो मॉकअप टेस्ट पेपर्स लाकर दिए हैं मैं उन्हें चेक करने रोज आऊंगा, इसलिए उन्हें कंप्लीट करके रखना। ये सुनकर ईशानी बेयकीनी रेहान की तरफ देखने लगी। बस अब यही बचा था, अब वो उन बच्चों वाले लेवल के मॉकअप टेस्ट पेपर सॉल्व करेगी जिन्हें उसने कभी एक नजर देखा तक नहीं था। प्रैक्टिस बुक्स और नोट्स तक तो ठीक था, मगर अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। हालांकि रेहान को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। उसके हिसाब से ईशानी एक एवरेज स्टूडेंट थी और इसलिए उसे आम बच्चों से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। उसने अपनी अलसाई हुई सी आवाज में आगे कहा, और हाँ, एक और बात, तुम अभी सिर्फ 17 साल की हो, इसलिए बॉयज और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। इतनी कम उम्र में यू आर नॉट अलाउड टू फॉल इन लव। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईशानी ने मन ही मन रेहान को जी भर कर कोसा, मगर क्योंकि रेहान ने आज रात उसकी काफी मदद की थी, इसलिए उसने रेहान से कोई बहस नहीं की। आई गॉट इट। इतना कहकर वो कार से उतरी और विला के अंदर चली गई। करण ने पहले वहां से जाती हुई ईशानी की तरफ देखा और फिर रेहान की तरफ देखते हुए बोला, तुमने उसे आज सच में बहुत गुस्सा दिला दिया है। इतना कहकर उसने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। रात काफी हो चुकी थी, मगर बेदी विला की लाइट्स अभी भी ऑन थी। ईशानी जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आई उसने देखा कि आरती अपने चेहरे पर सख्त भाव लिए सोफे पर बैठी हुई थी। ईशानी को देखते ही वो तुरंत तेज आवाज में उससे बोली, तो तुम आखिर घर वापस आ ही गई। मुझे तो लगा था कि तुम आज की रात वापस ही नहीं आओगी। लगता है फुर्सत मिल ही गई तुम्हें घर वापस आने की। उद्धरण चिन्ह। मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल का नाइट सेल्फ लर्निंग सेशन शाम 7 बजे तक खत्म हो जाता था और बेदी विला स्कूल से बस आधे घंटे की ही दूरी पर था। ईशानी अगर पैदल भी स्कूल से घर के लिए निकलती तो उसे मुश्किल से बस 1 घंटा लगता घर पहुंचने में, मगर अब रात के 11:30 बज चुके थे। ईशानी का आज स्कूल में पहला दिन था और उसने पहले ही दिन आज स्कूल में काफी तमाशा खड़ा कर दिया था और ऊपर से अब वो घर भी इतना लेट आई थी। ऐसे में भला आरती परेशान कैसे नहीं होती। मगर ईशानी ने आरती के गुस्से भरे चेहरे को इग्नोर किया और बहुत ही बेपरवाही से बोली, मुझे अचानक से कुछ काम आ गया था। उसने आरती को पूरी बात बताना जरूरी नहीं समझा। अपनी बात कहकर वो मुड़ी और ऊपर की तरफ जाने लगी। वही आरती उसका बेपरवाही भरा जवाब सुनकर गुस्से में सोफे से उठकर खड़ी हो गई और तेज आवाज में बोली, तुम्हारा मतलब है कि एक गुरे जैसे लड़के के साथ स्कूल से निकल जाना और फिर देर रात वापस घर आना, ये तुम्हारी नजरों में इंपॉर्टेंट काम है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही ईशानी के कदम अचानक से रुक गए। उसने मुड़कर अपनी ठंडी नजरों से आरती की तरफ देखा तो एक पल के लिए आरती भी कांप उठी। हालांकि कि जल्द ही इस कंपन की जगह उसके अंदर दबे गुस्से ने ले ली। ईशानी जब वक्त पर घर वापस नहीं आई तो बेदी विला में सभी परेशान हो गए थे। साक्षी ने जब अपने दोस्तों को फोन कर ईशानी के बारे में पूछा तब जाकर आरती को पता चला कि ईशानी शाम के सेल्फ स्टडी सेशन के बाद एक गुंडे जैसे लड़के के साथ बाइक पर बैठकर कहीं चली गई है। इतनी कम उम्र में तुम उन गुंडे मलाली जैसे लड़कों के साथ रात में अकेली घूम रही हो, क्या यही सब सिखाया है तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हें? आरती गुस्से में बोली। ईशानी ने यह सुनकर अपने स्लिक बैग के स्ट्रैप पर अपनी उंगलियां कस दी। उसकी खूबसूरत नीली आंखें इस वक्त बिल्कुल इमोशनलेस और कोल्ड थी। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरी परवरिश पर उंगली उठाए, मैसेज बेदी। ईशानी ने बेहद सर्द लहजे में कहा। चाहे पूरी दुनिया ही ईशानी की परवरिश पर उंगली क्यों ना उठाए, मगर आरती को यह हक नहीं था। 12 साल पहले वो खुद ईशानी को छोड़कर चली गई थी तो अब उसे उसकी परवरिश पर उंगली उठाने का भी कोई हक नहीं है। ईशानी की बात सुनकर आरती का गुस्सा अपनी लिमिट क्रॉस कर गया। उसकी सांसें तेज हो गई और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी कांपती हुई उंगली ईशानी की तरफ पॉइंट की और कहने की कोशिश करने लगी, तुम बदतमीज लड़की। उद्धरण चिन्ह। तभी उन दोनों के कानों में किसी के कदमों की आहट पड़ी। ईशानी ने पलटकर देखा तो पाया कि साक्षी एक व्हाइट कलर का नाइट सूट पहने सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। साक्षी ने ईशानी को देखा और एक राहत की सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड ईशानी दी कि आप आखिरकार घर वापस आ गई। आपको पता है मॉम पूरी रात हॉल में बैठी आपका इंतजार कर रही थी।
उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो आरती की तरफ मुड़ी और उसने कहा, मौ अभी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईशानी दी घर वापस आ चुकी है, इसलिए आप परेशान मत होइए प्लीज। उद्धरण चिन्ह। तभी ईशानी उसे देखते हुए बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगा जैसे मैं घर वापस नहीं आने वाली? क्या साक्षी के कहने का इनडायरेक्ट मतलब ये नहीं था कि ईशानी रात भर घर से बाहर रहकर कोई गलत काम कर रही थी? क्या तुमने ही सबसे कहा कि मैं एक गुंडे के साथ घूम रही हूँ? ईशानी ने साक्षी से सवाल किया। वही साक्षी ने उसका सवाल सुनकर अपने होंठ आपस में भिंच लिए और उससे बोली, आप गलत समझ रही है दी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी साक्षी पर इल्जाम मत लगाओ। आरती ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर साक्षी ने तुम्हारे बारे में अपने स्कूल के फ्रेंड्स से नहीं पूछा होता तो क्या तुम मुझसे झूठ बोलने का प्लान बना रही थी? जबकि स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी आंखों से तुम्हें उस गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के के साथ जाते हुए देखा था। आरती की इस बात पर ईशानी मन ही मन हंस पड़ी। मैंने किसी से भी सच छुपाने का कोई प्लान नहीं बनाया है, मगर लगता है कि साक्षी को अभी तक पूरी बात पता नहीं है। आप मेरे बारे में जो चाहे कह सकती है मिसेज बेदी, मगर शायद मल्होत्रा परिवार अपने इकलौते बेटे आरुष के लिए बेदी फैमिली के लोगों के मुंह से गुनाह और मवाली सुनकर ज्यादा खुश नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। मल्होत्रा परिवार। उद्धरण चिन्ह। आरुष मल्होत्रा। उद्धरण चिन्ह। देहरादून के नामी और पावरफुल परिवारों में से एक मल्होत्रा परिवार था। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के मुंह से आरुष मल्होत्रा का नाम सुनकर साक्षी और आरती दोनों अपनी जगह पर ही जम गए। आरुष मल्होत्रा परिवार का इकलौता बेटा था और वह पूरे शहर में अपने घमंडी और जंगली एटीट्यूड की वजह से बदनाम था। भला ईशानी उसे कैसे जानती है? उद्धरण चिन्ह। आरती को लगा कि जरूर ईशानी खुद को बचाने के लिए उससे झूठ बोल रही है। ईशानी, तुम्हें लगता है कि तुम झूठ बोलकर आरुष के नाम का इस्तेमाल करके अपनी इस हरकत से बच सकती हो? क्या वो आरुष तुम्हारा नाम तक जानता है? क्या उसे पता भी है कि तुम कौन हो? आरती ने ईशानी पर तंज कसते हुए कहा। वही साक्षी ने खामोशी से अपने सामने सीढ़ियों पर बनी रेगिलम को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने अपनी एक दोस्त से सुना था कि आज स्कूल से ईशानी को एक लड़का बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया है, मगर उसकी दोस्त को यह नहीं पता था कि वो लड़का आखिर कौन था। इसलिए साक्षी ने भी उससे आगे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। मगर ईशानी कह रही थी कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मल्होत्रा परिवार का इकलौता बेटा आरुष मल्होत्रा था। तभी साक्षी को याद आया कि आरुष को बाइक चलाना काफी पसंद था और उसे अपनी बाइक से बेहद लगाव भी था। उस पर से ईशानी इस शहर में बिल्कुल नई थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे इस तरह से किसी का भी नाम नहीं ले सकती थी। तो क्या इसका मतलब आरुष और ईशानी सच में एक दूसरे को जानते थे? उद्धरण चिन्ह। ईशानी को उन दोनों माँ बेटी के रिएक्शंस देखने में इस वक्त बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह आज इतना थक गई थी कि उसके अंदर आरती और साक्षी से बहस करने के लिए भी बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। लगता है आरुष का नाम इन दोनों को कन्विंस करने के लिए काफी नहीं था। ईशानी ने अपनी नजरें उठाकर साक्षी की तरफ देखा जो अब उसे कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। आरुष के अलावा मिस्टर करण सिंघानिया और मिस्टर रेहान रायचंद भी मेरे साथ ही थे। ईशानी के इतना कहते ही उस पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा गया। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट, शेयर।